तो ये तस्वीरें जो दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री का किस तरीके से औपचारिक स्वागत किया गया है कोलंबो में, और उसके बाद अब सबकी नजरें हैं जब द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी और उनसे क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है। हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ एम्बेसडर एसआर तायल जुड़े हुए हैं जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर राहुल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं। दोनों मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और तायल साहब, सबसे पहले आपसे हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे क्योंकि इस बार बिम्स्टेक के एक बहुत ही सफल शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री श्रीलंका पहुंचे हैं, और श्रीलंका हमारा बहुत ही करीबी पड़ोसी देश है। और आज के दौर में जब हम ये बात इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरीके से सामुद्रिक संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है, श्रीलंका हमारे सबसे करीबी समुद्री सहयोगी देश भी है, पड़ोसी देश भी है। प्रधानमंत्री की तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच और दोनों देशों के बीच के रिश्तों के दौरान किस तरीके से आप इस यात्रा के महत्व को आंकते हैं कि कैसे ये कुछ नए आयाम जोड़ सकता है, कुछ नए अध्याय की शुरुआत दोनों देशों के रिश्तों के बीच इस यात्रा से हो सकती है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति दिस्सानायके श्रीलंका की नई जनरेशन के नेता हैं। जैसा कि आपने देखा पिछले 20-25 साल से कुछ लोग वहाँ नेता बहुत डोमिनेट कर रहे थे, दो पार्टीज़ के। उस समय कुछ भारत और श्रीलंका का इतिहास रहा, कुछ बदमज़गी भी रही, पर अब वो सब खत्म हुआ। फाइनेंशियल क्राइसिस हुई जिसमें भारत ने जिस तरह से सहयोग किया श्रीलंका का और उनको उस क्राइसिस से बाहर निकालने में मदद की, उसको पूरे श्रीलंका ने देखा, उनके सब नेताओं ने देखा और वहाँ की जनता ने देखा। तो जो ये नए श्री दिस्सानायके इस समय वहाँ के नेता हैं, और उनको एक और चीज़ कहने की बात है कि वो उनको श्रीलंका के तमिल लोगों से भी बहुत वोट मिले हैं। उन्होंने भी अपनी पुरानी पार्टीज़ को, पुरानी जो कुछ उनकी सोच थी उसको थोड़ा सा अलग किया और अब भविष्य की तरफ देख रहे हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी का तो हमेशा से एक भविष्य की तरफ देखने का एक नीति है, नेबरहुड फर्स्ट। हर तरह से उन्होंने हमेशा प्रयत्न किया है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के संबंध मधुर हों, अच्छे हों, और भारत उनके विकास में उनका साझीदार हो। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो भारत अपेक्षा करता है अपने मित्र देशों से, नेबरहुड से, कि भारत बहुत बड़ा देश है और भारत की सिक्योरिटी के कुछ अपने आयाम हैं, कुछ उसकी इश्यूज हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और कोई दिशा है। तो भारत ये कहता है कि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं हम कॉमन सिक्योरिटी की बात करें। आप हमारी सिक्योरिटी की चिंता करें और उसको अपनी निगाह में रखें, हम आपकी सिक्योरिटी की चिंता करेंगे और उसको अपनी निगाह में रखेंगे। मैं समझता हूं कि ये एक जो संदेश है जी हमारे पड़ोसी देशों ने समझा है, और मालदीव से भी हमारे संबंध अब बिल्कुल ठीक होते चले जा रहे हैं। और श्रीलंका के जब राष्ट्रपति पिछले दिसंबर में भारत में आए थे तो बहुत ही वो अच्छी एक विजिट रही थी, और उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा था कि श्रीलंका की धरती को कभी भी इस तरह इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा जिससे भारत की या इस रीजन की सुरक्षा या स्टेबिलिटी पे कोई आंच आए। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही पब्लिक स्टेटमेंट उन्होंने दिया जिसको भारत में बहुत सराहा गया। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा में जिस तरह की समाचार आ रहे हैं, शायद कुछ समझौते ऐसे होंगे जो इस दिशा में भारत और श्रीलंका के संबंधों को एक नई दिशा में, एक नए आयाम में बिल्कुल ये बात आप जो कह रहे हैं कि नए प्रकार के समझौते, और इसमें ये शायद तय होगा कि कैसे नए क्षेत्रों में सहयोग की एक नई गति देते हुए मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात एम्बेसडर तायल आपने कही है, क्योंकि न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप ने श्रीलंका में एक तरीके से कमान संभाली और अब नए प्रकार का एक आयाम दिखाई पड़ रहा है। प्रोफेसर राहुल मिश्रा आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि जो बात मिस्टर तायल ने कहा कि साहब नई जनरेशन की लीडरशिप आई, जब पहला दौरा राष्ट्रपति बनने के बाद में दिस्सानायके साहब का भारत में होता है और वो कहते हैं कि साहब सुरक्षा को लेकर आपके जो कंसर्न्स है उसके लिए श्रीलंका की ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए,
वहां पर किसी बड़े विदेशी मेहमान के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। क्या ये जो विजिट्स हैं ये एक मोमेंटम सेट कर रही हैं? जो अभी तक की बातचीत तय हुई है वो अपने आप में एक आधार तैयार कर रही है कि नए भारत, नए श्रीलंका के नए संबंधों का एक नया आयाम अब लिखा जा रहा है। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। श्रीलंका और भारत के संबंध बहुत उतार चढ़ाव से गुजर के आए हैं और आज श्रीलंका ऐसे मोड़ पे है जहां वो देख रहे हैं कि शायद जो पिछली उनकी नीतियां थीं और जो नेताओं की और पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो अप्रोच था भारत को लेके, उसको बदलने की ज़रूरत है। भारत एक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से जो नया भारत एक तरह से कह सकते हैं उभर के निकला, एक महाशक्ति के तौर पे उभर रहा है, उसको श्रीलंका ने भी पहचाना है। और ख़ास तौर पे दिशा नायके जी की जो पॉलिसी है, उन्होंने सबसे पहला दौरा जो उनका विदेशी दौरा था वो भारत के लिए था। भारत के सुरक्षा कंसर्न्स हों या ट्रेड को लेकर के हो या मछुआरों से संबंधित जो चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी है, हर आयाम को भारत और श्रीलंका अभी परख रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम ज़्यादा विकास कर सकते हैं। और डिप्लोमेसी में मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ होती है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, राष्ट्राध्यक्षों के और देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के बीच में जो मुलाकात होती है वो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन लेके आती है। जो मंत्रियों के बीच में, सीनियर ऑफिशियल्स के बीच में, डिप्लोमेट्स के बीच में वार्ताएं होती हैं वो यूजुअल ट्रैक है। तो जब दो राष्ट्राध्यक्ष और दो देशों के लीडर्स मिलते हैं आपस में तो बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं, नई दिशा और नई गति देने की कोशिश होती है। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मोमेंट है जिसे हम कहते हैं वाटरशेड मोमेंट है भारत और श्रीलंका के संबंधों में, क्योंकि 1991 का जो IPKF का जो हमारे भारत श्रीलंका संबंधों में एक कहा जाए कि एक थोड़ा सा नेगेटिव चैप्टर है, उसको भी हमें लगता है कि अब हम पार करने की स्थिति में हैं। और रक्षा संबंधों को अगर रिस्टोर किया जाता है और भारत और श्रीलंका रक्षा संबंधों पर बात करते हैं, एक नए एग्रीमेंट साइन होते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी शुरुआत होगी और ये एक बड़ा लेसन होगा दक्षिण एशिया के बाकी देशों के लिए कि भारत के साथ संबंधों को अब सुधारने की ज़रूरत है। चीन को लेकर के बहुत ज़्यादा अब उतनी ज़्यादा उत्सुकता और उतना ज़्यादा उत्साह नहीं रहा और भारत एक रिलायबल पार्टनर, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर के तौर पे उभरा है, जिसको श्रीलंका ने पहचाना है, जिसको नेपाल पहचान रहा है, जिसको बाकी देशों को भी, मॉरिशस ने बहुत अच्छी तरह अप्रिशिएट किया अभी हाल में। तो मुझे लगता है कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं वो इस चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और आगे का रास्ता मुझे लगता है कि इसी भारत श्रीलंका संबंध से मुझे लगता है दक्षिण एशिया में बाकी देशों के साथ भी हमारे संबंध सुधरेंगे। जी प्रोफेसर साहब, लेकिन आपने जैसे बात कही कि चीन की चुनौती, ये हम सब जानते हैं कि चीन की सच्चाई क्या है, ये सबके समक्ष आ चुका है। लेकिन ऐसे में चूंकि पहली सरकारें जो श्रीलंका में रही हैं उन्होंने जो जो काम कर दिया है, अब उसी को लेकर अब नए राष्ट्र, क्योंकि अब सत्ता संभाली है दिशा नायके ने, तो अब उसके आधार पर वो अब नई परिभाषाएं गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम कहें कि सबसे पहले वो भारत में आए, उसके बाद वो चीन भी गए जहां 15 समझौते भी हुए, और अब भारत के प्रधानमंत्री सबसे पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो श्रीलंका के औपचारिक दौरे पर, राजकीय यात्रा पर गए हैं। क्या आपको लगता है कि जो पहले हो चुका है और अब जो नए भविष्य की नींव डलने वाली है श्रीलंका में, दोनों देशों के रिश्तों के बीच, इनके बीच एक संतुलन साधने का भी प्रयास श्रीलंका की ओर से लगातार दिख रहा है, और जो डील्स होने वाली है, जो MOU साइन होंगे, वो उसी दिशा की ओर संकेत करते भी नजर आएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को बहुत दूसरे ढंग से, एक इनडायरेक्ट तरीके से इसको बिम्स्टेक की समिट में भी कहा कि भारत विस्तारवाद की नहीं विकासवाद की बात करता है। और श्रीलंका के साथ हो या मॉरिशस के साथ हो या मालदीव्स के साथ हो, हर देश, हर पड़ोसी के साथ भारत की नीति ये है कि चीन से हमें टकराने की और चीन से हमें कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है, एक बड़ी लकीर खींचने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इस विजिट में भी वही होगा। ऐसा नहीं है कि हम भारत ये कहेगा, और भारत ने कभी ये कहा है कि हम भाई आप हमारे साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं तो आप चीन के साथ संबंध ना रखें या उन एग्रीमेंट्स को आप जो है कैंसिल कर दें।
नहीं, ऐसा नहीं होगा। भारत ये कोशिश करेगा और ये कोशिश कर रहा है कि हम एक बड़ी लकीर खींचें, संबंधों की जो गहराई है उसको हम समझाने की कोशिश करें, उसकी महत्ता है उसको हम सामने लाने की कोशिश करें और चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। भारत श्रीलंका संबंधों में आपने देखा कि कितने गंभीर उतार चढ़ाव आए, ऐसे मोमेंट्स आए जब लगा कि शायद भारत और श्रीलंका के संबंध रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। टेम्पररी ऐसी भी सिचुएशन आई जब पिछली सरकारों में श्रीलंका और चीन के संबंध इतने गहरे हो गए कि न सिर्फ ट्रेड और कॉमर्स या इन्वेस्टमेंट के मुद्दों पे, बल्कि सुरक्षा और हम्बनटोटा पोर्ट में ऐसी भी बातें आने लगीं कि चीन की पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी वहाँ पे मौजूद होगी। तो इन चीज़ों को से बाहर निकल रहा है श्रीलंका। श्रीलंका ने ये भी समझा कि चीन से बहुत ज़्यादा नज़दीकियों से उसके लिए नुकसान ही हो रहा है। करप्ट प्रैक्टिसेस, बहुत मेगा लेवल करप्शन श्रीलंका में पकड़ा गया, सरकारें बदल गईं और चीन के साथ बहुत ज़्यादा संबंधों से उनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि उसके बहुत फ़ायदे नहीं है। भारत के साथ पड़ोसी होने के नाते भारत के साथ भी उन्हें संबंध रखने हैं और चीन के साथ भी रखने हैं। बिल्कुल, एक ट्रस्टेड पार्टनर वाली जब बात आती है तो भारत ने अपने आप को वक्त की कसौटी पे खरा साबित किया दुनिया के सामने, पड़ोसियों के लिए भी, दुनिया के सामने। मिस्टर तायल, जब राष्ट्रपति दिसानायके भारत दौरे पे आए थे उस समय अपने आप में दोनों देशों ने साझा भविष्य के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए कॉमन विजन एक तैयार किया था, जिसपे इस मुलाकात में समीक्षा भी होगी कि साहब हमने जो भविष्य का एक रोड मैप तैयार किया था उस पर हम अब देखेंगे कितनी प्रगति हुई और कैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि ये एक बड़ा आधार बनेगा डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट, कि आखिर यहाँ से अब आगे का रास्ता क्या और कैसे इस पे आगे बढ़ा जाए? क्योंकि बातचीत को जमीन पे उतारना और कैसे उस पे काम किया जाए, अमल किया जाए, उस दिशा में गंभीरता से अब कुछ नतीजे दिखाई पड़ेंगे हमको। जी हाँ, बिल्कुल। विजन डॉक्यूमेंट साइन हुआ था जब राष्ट्रपति दिसानायके पिछले दिसंबर में आए थे, फॉस्टरिंग पार्टनरशिप फॉर शेयर्ड फ्यूचर। तो देखिए, दो शब्द इसमें, पार्टनरशिप, भारत और श्रीलंका भागीदार हैं, पार्टनर्स हैं, फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, कि जो भविष्य है उसको हम साथ, उसमें भी हम साझेदार हैं और साथ साथ आगे बढ़ें। तो ये विजन, इसके नीचे जिस तरह की जो पिछली खबरें आ रही हैं कि 5 क्षेत्रों में आगे कुछ बिल्कुल कॉन्क्रीट डिसीजंस की शायद उम्मीद रहेगी आज। एनर्जी तो वो है ही सबसे बड़ा, कनेक्टिविटी है, डिजिटलाइजेशन है, ट्रेड है, डिफेंस है। तो किस तरह श्रीलंका को कहाँ कहाँ आवश्यकता है भारत की या भारत के सहायता की, जहाँ भारत का अपना भी कुछ सक्षम है उस सहायता के लिए, उस इन्वेस्टमेंट के लिए, उस निवेश के लिए। जैसे एनर्जी क्षेत्र, श्रीलंका में तो पूरा ऑयल वगैरह इंपोर्ट होता है, वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सब सप्लाई करती है। सोलर एनर्जी बिल्कुल भूमध्य रेखा के पास है श्रीलंका, सोलर एनर्जी का बहुत स्कोप है, तो उसमें एक एग्रीमेंट होने की उम्मीद है। 120 मेगावाट जो बहुत बड़ा एक पावर का क्षेत्र, जनरेशन का सोर्स होगा वहाँ पर। और त्रिकोमाली ऑयल फार्म की भी कुछ बात चल रही है। देखिए, वो बहुत पुराना एक प्रपोजल है श्रीलंका का कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में त्रिकोमाली में बड़े बड़े टैंक फार्म बने थे ऑयल स्टोरेज के, वो ऐसे ही खाली पड़े हैं, उनमें ऑयल स्टोर किया जाए। और वो ऑयल आएगा कहाँ से? वो शायद यूएई का भी नाम आ रहा है कि शायद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उससे भारत के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। तो किस तरह भारत अपने जो दोस्ती और देशों से है उसको भी लेवरेज करके श्रीलंका की भी सहायता करे और दोनों देश आगे मिलकर आगे बढ़ें। और चाइना का अब पहले जिक्र हो रहा था, उसमें देखिए चाइना अब विश्व की सबसे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हर देश अपना भविष्य देख रहा है, अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आर्थिक प्रगति देख रहा है, तो चाइना उसमें उनका भी भागीदार है। ये भारत समझता है और भारत को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आर्थिक निवेश के रूप में इस तरह की प्रोजेक्ट्स इस देशों में ना हो जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो। जो हम्बनटोटा पोर्ट में जिस तरह की बात अभी हमारे कहा गया, ऐसी पॉसिबिलिटी है और थी कि चाइना वहाँ से अपनी बेस को इस तरह बना सकता था क्योंकि सिविलियन फैसिलिटीज और मिलिट्री फैसिलिटीज तो वही रहती हैं।
रडार वही है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वही है, और जो रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज हैं वो वही हैं। सिविलियन एयरपोर्ट और सिविलियन पोर्ट और नेवी के पोर्ट में जहाँ तक फैसिलिटीज का सवाल है उनमें कोई फर्क नहीं है, पर किस तरह के शिप वहाँ पर आ रहे हैं और किस फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और श्रीलंका को इसको अच्छी तरह ठंडे दिमाग से समझना चाहिए, और भारत की जो हमारे शायद बिल्कुल ठीक से उनको समझा दिया गया होगा कि भाई इस चीज़ का आप ख्याल रखें, बाकी आप आर्थिक अपने विकास के लिए चाइना को भागीदार बनाना चाहते हैं तो वो तो ठीक है, वो भारत के साथ भी चाइना का पूरा ट्रेड चल रहा है। और तो इस तरह की यहाँ जो पर बात- ट्रेड की बात चूंकि आप कर रहे हैं, ट्रेड की बात को अगर हम देखना चाहें तो दोनों देशों के बीच लगभग $5.5 बिलियन का ट्रेड हुआ है। लेकिन अभी पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में खासकर जब 5 साल के बाद हम इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत शुरू कर रहे हैं, अभी पिछले ही साल इसकी 14वीं बैठक भी हुई है, आपको लगता है कि अब व्यापार के मसले पर भी आगे बढ़ने को प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं दोनों देश, और कौन से क्षेत्रों में आपको लगता है कि संभावनाएं अपार हैं जो इस बार हमको इस यात्रा के दौरान इसमें काम होता भी नजर आ सकता है? देखिए, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ आधे से ज़्यादा दूरी करने के लिए तैयार है। भारत का श्रीलंका के साथ एक बायलैटरल फ्री ट्रेड अरेंजमेंट है, उससे श्रीलंका को बहुत फ़ायदा हुआ। श्रीलंका की जो निर्यात है भारत, वो काफ़ी उस तेज़ी से बढ़ा। अभी भी कैप है इसलिए कि भारत तेल बहुत सप्लाई करता है श्रीलंका को, पर आगे जिस तरह आगे बढ़े तो एनर्जी और ट्रेड में किस तरह दोनों देश साथ मिलके किसी और देश के लिए भी सप्लाई कर सकते हैं। एक रिफाइनरी की बात हो रही है कि अगर भारत वहाँ निवेश करे और ऑयल वहाँ रिफाइन हो तो ऑयल के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको तीसरे देशों में भी निर्यात किया जा सकता है। उससे श्रीलंका को भी लाभ होगा, भारत को भी लाभ होगा। वो एक बहुत बड़ा निवेश भारत का हो सकता है, उसकी बात कुछ हो रही है। जैसा आपने कहा, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इस पर चर्चा फिर से शुरू हुई है। और ये टेक्नोलॉजी जो वर्ड है, ये हम मेरी समझ में शायद किसी और देश के बायलैटरल एग्रीमेंट में शायद पहली बार इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हम इकोनॉमिक कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, पर यहाँ पे इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। तो टेक्नोलॉजी में किस तरह की सोलर एनर्जी में जाएंगे, और अब डिजिटलाइजेशन में भारत के पास बहुत एक्सपीरियंस है, और भारत जो भी हमारा अपने प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटलाइजेशन के, यूपीआई हो या आधार कार्ड हो, उसको दूसरे देशों के साथ शेयर करने के लिए बहुत ही तैयार है। और उसमें ये एक और सहयोग का जो नई दिशाएं निकल रही हैं, जिस तरह जो नई इकोनॉमी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, और बिल्कुल नए नए आयाम आर्थिक प्रगति के निकल रहे हैं, उसमें भारत का अपना एक स्थान है, भारत का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, एक दिशा है, बहुत काम भारत में हो रहा है। तो उसमें भी भारत श्रीलंका के साथ उसको साझा करने के लिए तैयार होगा, बिल्कुल तैयार है, और उस तरीके से उस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, क्योंकि श्रीलंका के लिहाज से बात की जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पहलू उसका टूरिज्म सेक्टर है, और भारत से श्रीलंका जाने वाले बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक हैं जो वहाँ की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा एक तरीके से संबल प्रदान करते हैं, एक तरीके से उसका लाभ देते हुए नजर आते हैं। आपको लगता है कि जब दोनों देशों के संपर्क बेहतर तब होंगे जब वहाँ पे शांति, सुरक्षा और एक दूसरे के कंसर्न्स को लेकर बहुत एक बेहतर समझ हो, तो शायद ये जो आयाम है बहुत तेजी से बढ़ता है और इसका फायदा आर्थिक तौर पर भी श्रीलंका को मिलता नजर आएगा। आपको लगता है कि ये भी एक पहलू रहेगा जब दोनों देशों के प्रमुख नेता और शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी, तो ये समझना जरूरी है कि साहब हमको संपर्क बेहतर बनाना होगा, हमको समझदारी बेहतर बनानी होगी, तब शायद लोगों का आदान जाना और तेजी से होगा। इसका फायदा ज्यादातर देखा जाए तो श्रीलंका को उसकी अर्थव्यवस्था में ही बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल, ट्रेड और टूरिज्म जो भारत से जो आउटबाउंड टूरिस्ट हैं, पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि भारतीय बहुत सारे देशों में, चाहे वो बाली हो इंडोनेशिया में या सिंगापुर हो, या अभी हाल में हमने देखा मालदीव्स की कहानी, मॉरिशस है, बैंकॉक है, थाईलैंड के बहुत चियांग माई और बहुत सारी जगहें, भारतीय टूरिस्ट
अब भारत से बाहर, गोवा और शिमला से बाहर निकल रहे हैं और इसको पूरी दुनिया समझ रही है। और हर तमाम दुनिया के तमाम बड़े देशों ने, यूरोप के देशों ने इस चीज़ को कैप्चर किया है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय टूरिस्ट हमारे यहाँ भी, सैलानी जो है वो गर्मियों की छुट्टियों में या सर्दियों में आएँ। और अभी जबकि पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने मालदीव्स के साथ ख़राब संबंधों के बीच में एक सिर्फ जिक्र किया था कि हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है श्रीलंका अगर इस बात को समझे और स्मार्टली अगर इस चीज़ को प्रोजेक्ट करे तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है चेन्नई और त्रिंकोमाली के बीच में, कोलंबो और चेन्नई के बीच में, तमिलनाडु और केरला के बहुत सारे शहरों के बीच में, तो कनेक्टिविटी की समस्या नहीं है। बुद्धिज़्म एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो सकता है। बुद्धिस्ट सर्किट और बुद्धिस्ट टूरिज़्म को लेकर के हम बहुत कुछ कर सकते हैं साथ में। टूरिस्ट को एक श्रीलंका की ओर खींचने में आसानी इस बात पे भी है कि भारत और श्रीलंका के बीच में दूरी बहुत कम है, तो फ्लाइट्स की कॉस्ट बहुत कम होगी। इसको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है और इससे श्रीलंका का टूरिज़्म सेक्टर बहुत अच्छी तरह से विकसित हो सकता है। मुझे लगता है जो आपने बात कही कि संबंधों में जो थोड़े से अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिंचाव और तनाव है, उसको दूर करने में मुझे लगता है दोनों ही देश अब तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी दी थी, 10 साल उस चीज़ को हो गए। श्रीलंका भारत के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक पोर्ट है, तो निवेश और व्यापार के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्रीलंका इस बात को अब समझ रहा है क्योंकि उसे लगता है कि जो छोटे मोटे मुद्दे हैं उनको अगर हम दरकिनार कर सकें तो ये बहुत अच्छा अवसर है। अच्छा, भारत के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश को हमने जब पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ संबंधों में तमाम वजहों से संबंध उतने अच्छे नहीं रहे, तो भारत ने अपना फोकस बांग्लादेश की ओर किया और भारत को उसमें बहुत सफलता मिली शेख हसीना के समय। लेकिन आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ जो हो रहा है, बांग्लादेश की आंतरिक जो दशा है, एक सिविल वॉर की सिचुएशन है, उसको भी ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अब श्रीलंका पे फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको मुझे लगता है कि विदेश मंत्री ने सबसे अच्छी तरह समझा है। पिछले कुछ सालों में मुझे लगता है 2019 से 7-8वीं विजिट हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और श्रीलंका अभी मुझे लगता है कि एकदम राइट मोमेंट पे हम अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की जो इंडो पैसिफिक नीति है उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो लिटोरल स्टेट हैं, जो समुद्र में इंडियन ओशन में जो देश हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत को इंडो पैसिफिक की ओर जाने के लिए। तो महासागर की जो नीति अभी प्रधानमंत्री जी ने मॉरिशस में दी, उसमें भी श्रीलंका की बहुत इंपॉर्टेंस है। भारत को जो पोर्ट कैपेसिटी बढ़ानी है, दूसरे देशों के साथ जो व्यापार बढ़ाना है, इंडो पैसिफिक में अपनी जो पकड़ बनानी है, उसके लिए भी श्रीलंका की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इंडो पैसिफिक पॉलिसी पे भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बातचीत होनी चाहिए। और इंडो पैसिफिक के लिहाज से श्रीलंका अभी मुझे लगता है दक्षिण एशिया में एक सेंट्रल रोल प्ले कर सकता है भारत की रणनीति के जी हिसाब से। बिल्कुल। तो भारत की जो सोच है, भारत की जो भी रणनीति है इस पूरे क्षेत्र में, उसमें श्रीलंका एक बहुत ही करीबी पड़ोसी देश होने के नाते बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता ही है। लेकिन एम्बेसडर तायल, यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि श्रीलंका में भारत जिस तरीके का विकास आधारित सहयोग का एक मॉडल लेकर आगे बढ़ रहा है, वो भी एक बहुत मजबूत स्तंभ के तौर पर देखा जाता है दोनों देशों के रिश्तों में। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो अभी तक, जैसे वहां 25 जिलों में हमारी अलग अलग क्षेत्रों की विकास योजनाएं चल रही हैं, वहां 20 तो बहुत ही हाई इंपैक्ट कम्युनिटी प्रोग्राम्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, ये जो विकास, आम जन को छूता हुआ विकास के प्रोजेक्ट्स जिन पे भारत काम कर रहा है, कहां तक आपको लगता है कि यही और आगे बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि भारत और दोनों देशों के रिश्तों का ये एक मजबूत आधार है? जी हाँ, भारत की जो भी वहाँ पर विकास की प्रोजेक्ट्स हैं, 60,000 मकान भारत वहाँ पे बना रहा है, जो ज़्यादातर नॉर्दर्न श्रीलंका में है, तमिल लोगों के लिए हैं। पर और भी जिस तरह से भारत डिजिटलाइजेशन हो या और जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें
हमने हमेशा जो श्रीलंका की अपनी प्राथमिकताएं हैं उनके ऊपर ध्यान देने का प्रयास किया है कि आपको क्या चाहिए, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो या जो भी प्रोजेक्ट्स थे वो उनकी श्रीलंका की प्राथमिकताओं पर आधारित है। और शायद आज जो और समझौते होंगे उसमें नई दिशा एक आएगी कि क्या नई प्रोजेक्ट्स में भारत उनकी सहायता करेगा। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर श्रीलंका अपने रीजनल सिक्योरिटी की बात करता है और अपना विकास चाहता है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हिंद महासागर, इंडियन ओशन, जो पिछले 30, 40, 50 साल से बिल्कुल ओशन ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड पीस रहा है, वो जो यहाँ पर जो शांति और स्थिरता है वो डिस्टर्ब ना हो। वो हर देश के लिए ये अच्छा है, श्रीलंका के लिए भी अच्छा है, भारत के लिए भी अच्छा है, जितने लिटोरल देश हैं उनके लिए भी अच्छा है। और केवल एक देश उस स्थिरता को डिस्टर्ब करने का प्रयत्न कर रहा है, ये श्रीलंका को समझना चाहिए। मिस्टर तैल, आपको रोकना चाहेंगे, कुछ और तस्वीरें इस वक्त हमारे पास कोलंबो से आ रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ में जो वन-ऑन-वन बातचीत है उसकी तस्वीरें भी आई हैं। और ये तस्वीरें कोलंबो से, जहां पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही लोगों के बीच में बातचीत हुई उस समय की ये तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री को उन्होंने रिसीव किया और दोनों ही नेता अब बातचीत के लिए इस वक्त बैठकर दोनों देशों के संबंधों को कैसे आगे बढ़ाना उस पर गंभीरता से बात करते नजर आएंगे।
तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर दोनों ही नेता मिले हैं और अब बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके के बीच में 1-on-1 बातचीत होगी, उसके बाद शिष्टमंडल स्तर की बातचीत भी होगी। उसकी तस्वीरें भी आएंगी तो हम दिखाएंगे दर्शकों को। जी बिल्कुल। और ये जो दोनों देशों के बीच, राष्ट्राध्यक्षों के बीच जो ये हैंडशेक था, ये बहुत कुछ दिखाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका कल शाम पहुंचे हैं, तब से अब तक लगातार ये जो सम्मान दिया जा रहा है, जो आतिथ्य दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये दिखाता है कि किस तरीके से श्रीलंका और भारत दोनों देश अपने रिश्तों को अहमियत भी देते हैं और आगे बढ़ने को प्रतिबद्ध भी नजर आते हैं। हमारे साथ दो विशेष मेहमान लगातार बने हुए हैं, एम्बेसडर तायल और प्रोफेसर साहब, दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, यहाँ पर एक बात ये भी समझना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हैंडशेक्स होते हैं ये औपचारिकताएं होती हैं, लेकिन इनके भी बहुत गहरे मायने होते हैं। जो बातचीत करने का ढंग नजर आ रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, वो दिखाती है कि दोनों नेता कितने कन्वीनियंट, कितनी केमिस्ट्री नजर आती है। क्या हम ये कह सकते हैं कि अब जिस मोड़ पर दोनों देश खड़े हैं, यहाँ से आगे बढ़ने को लेकर कुछ नए क्षेत्र हैं जिन पर भी फोकस रहेगा? और ये हमने लगातार देखा है कि भारत जहां जहां देशों पे जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां द्विपक्षीय वार्ताओं में ये बात खास तौर पर देखी जाती है, नए सहयोग के अवसर, नए सहयोग के क्षेत्र। और जैसा हमने पहले बात की कि टेक्नोलॉजी को लेकर भी गंभीर है भारत, अपनी क्षमताओं को साझा करने को भी तैयार दिखता है भारत। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो दो चीज़ें होंगी, मेरा ये मानना है। पहला ये कि वो सेक्टर्स जो कन्वेंशनली भारत और श्रीलंका के बीच में संबंधों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनको और मजबूत किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर पहले हमने उतना ध्यान नहीं दिया, 80 और 90 2000 के दशकों में, उन पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है पोर्ट डेवलपमेंट। पोर्ट के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट और पोर्ट डेवलपमेंट और पोर्ट डॉकिंग फैसिलिटीज़ को लेकर के सिविलियन यूज़ के लिए, लेकिन उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत। भारत एक मोटे तौर पे आत्मनिर्भर देश है जहाँ तक समुद्री व्यापार का मसला आता है, लेकिन श्रीलंका को एक एक्सटेंशन के तौर पे और अच्छे संबंधों को इस्तेमाल करते हुए उसके साथ जॉइंट डेवलपमेंट की जो बात है, उस पर मुझे लगता है ज़्यादा अब काम होगा। एनर्जी को लेकर के, ऑयल रिफाइनरी को लेकर, जैसे एम्बेसडर तायल ने कहा, बातें चल रही हैं और उस पर काम होगा। इसके अलावा जो नए सेक्टर्स हैं, जैसा कि आपने पहले कहा कि टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है। कल्चरल रिलेशंस को लेके हमने बहुत दशकों से बातें हो रही हैं, लेकिन उस पर बहुत काम नहीं हुआ। मुझे लगता है इस बार उस पर थोड़ा काम होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के ट्वीट्स में भी ये बात आई कि पाली की किताबें उन्हें मिली और कैसे तमाम बुद्धिज़्म से संबंधित और हिंदुइज़्म से संबंधित जो लिंकेजेस हैं उनको रीस्टोर करने का कहीं ना कहीं एक सिग्नल हमें मिला। एजुकेशन सेक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है, जिसमें भारत और श्रीलंका साथ आ सकते हैं। जो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको कैसे आगे लाया जाए, इस बारे में बिम्स्टेक समिट में भी थाईलैंड के साथ भी प्रधानमंत्री ने बात की। तो मुझे लगता है ये श्रीलंका के साथ भी होगा। दूसरा, ये जो हमारे जो लोग हैं, मछुआरों का जैसे मामला है, ये सदियों से चलता आ रहा है ये, और कभी रिजॉल्व नहीं हुआ। तो इस बार मुझे लगता है कि इस पे भी बहुत गंभीरता से बात होने की संभावना है। तो पिछले जो चीज़ें हैं जिन पे बहुत काम नहीं हुआ, जो वादे किए गए और पहले पूरे नहीं हुए, पिछले जब विज़िट हुई दिसानायके जी की, तब हमने देखा कि जो इस विज़िट में एक असेसमेंट होगा, एक स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज होगी, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो एग्रीमेंट साइन हुए उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें हो रही हैं, जो वादे किए गए हैं उनको निभाया जाए और साथ ही साथ जो नए एरियाज हैं उनमें साथ काम किया जाए और नए एरियाज में जमीन पे उतर कैसे रहे उसका जो मूल्यांकन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मिस्टर तायल, पिछले आप जवाब में इस बात का जिक्र कर रहे थे, जिस वक्त ये तस्वीरें आई थी हम जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि कैसे वहाँ पे तमाम लगभग जो 25 ज़िले हैं जो वहाँ पे भारत द्वारा तमाम विकास, सामुदायिक विकास परियोजनाएं चल रही हैं। कितना महत्वपूर्ण होता है कि जब कोई एक देश किसी दूसरे देश की आम जनता के जो खुद की ज़िंदगी से जुड़े जो तमाम पहलू हैं उसमें विकास का एक योगदान अदा करता है। हम जानते हैं कि भारत के सहयोग से श्रीलंका में बहुत बड़े स्तर पर आम लोगों के घर बनते नज़र आ रहे हैं, वहाँ की
स्वास्थ्य सेवाओं में भारत का एक बहुत बड़ा रोल अदा करता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ के अस्पताल से लेकर वहाँ की एम्बुलेंस सर्विसेज में लेकर। जब रोजमर्रा की जिंदगी में किसी देश के सहयोग से आपको एक बेहतरी का अनुभव होता है, तो क्या ये एक नया आयाम भी होता है लोगों का आपस में जुड़ाव को लेकर, उस देश के प्रति एक भावनात्मक लगाव को लेकर? एम्बेसडर तायल। मिस्टर तायल संभवतः साथ हमारे साथ इस वक्त नहीं जुड़े हैं, लेकिन यही सवाल राहुल जी आपसे हम पूछते हैं कि ये कनेक्शन अपने आप में क्या एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है जब लोगों का एक भावनात्मक लगाव के साथ हमारी जिंदगी को बेहतर करने के लिए उस फला मुल्क ने इतना बेहतर काम किया? जी बिल्कुल, भारत के श्रीलंका के साथ संबंधों में डिप्लोमेसी में आमतौर पे ये जो बड़े भाई का टर्म है ये बहुत पॉजिटिवली नहीं देखा जाता, लेकिन भारत ने श्रीलंका के साथ उस तरीके से कहता भी नहीं कभी। भारत कभी कहा सहयोगात्मक रोल अदा करता है, कभी इस बात को कभी नहीं रखता कि साहब मैं बड़ा भाई वाला भूमिका निभाने की कोशिश कभी नहीं की भारत। तो अगर हम उसी को हम ये कहें कि राम और भरत के बीच में जो संबंध थे बड़े भाई के बजाय, वो संबंध भारत और श्रीलंका में है। डेवलपमेंट एड जो विकास संबंधित एड है, आम जनता को, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो मकानों को बनाना हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, भारत ने हमेशा उसमें सहयोग किया है। अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई थी श्रीलंका को, उसको ग्रांट में बदल दिया। मतलब हम अब भारत अब श्रीलंका से वो पैसे वापस नहीं लेगा बिल्कुल है। तो एक बड़ी चीज़ है कि जो हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं श्रीलंका के समाज में और श्रीलंका के लोगों के लिए, ये कहीं ना कहीं इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है और ये कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो मकान बन रहे हैं, ये जो स्कूल बन रहे हैं, जो कॉलेजेस बन रहे हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड की जा रही हैं, ये वहाँ अगले 50-100 साल तक रहेंगी। और अगर इस पे हम लगातार काम करते रहेंगे तो ये एक परमानेंट फीचर होगा। ये भारत और श्रीलंका के संबंधों में हमेशा दिखने वाली चीज़ होगी। हमने ये काम पहले अफगानिस्तान में भी किया है और अफगानिस्तान के लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। बिल्कुल, आम जो एक अफगानी है वो भी इस भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में भारत से ज़्यादा अफगानी इस बात को लेकर खुश होते हैं, इसलिए नहीं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है, बल्कि इसलिए कि भारत और अफगानिस्तान में संबंध इतने महत्वपूर्ण, इतने प्रगाढ़ हो गए हैं। वो आम डे टू डे लाइफ में वो देख रहे हैं कि भारत ने कितना बड़ा योगदान दिया है। पीपल कनेक्ट होता है, इसके माध्यम से ये जो सॉफ्ट पावर रिश्तों के बीच आती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जिनको सुलझाने में ही ये पीपल टू पीपल कनेक्ट की ताकत काम भी आती है। यहाँ पर आपसे बातचीत आगे भी जारी रखेंगे प्रोफेसर साहब, लेकिन उससे पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम जिसमें हम लगातार बात कर रहे हैं भारत और श्रीलंका के आपसी संबंधों की, क्योंकि इस वक्त कोलंबो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच उच्च शिष्टमंडल स्तर की वार्ता जारी है, जिसमें बहुत सारे ऐसे मसले हैं, बहुत से ऐसे एमओयूज हैं जिन पर बातचीत हो रही है और जिनके बाद अब नजर इसी बात पर है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यही दोनों देशों के रिश्तों को आने वाले वक्त के लिए इनको दशा दिशा प्रदान करते हुए भी नजर आएंगे। बिल्कुल, और ममता आप तमाम क्षेत्रों के लिहाज से बात कर रहे थे, तो हमारे साथ राहुल जी लगातार बने हुए। एक बहुत भारत का कंसर्न है वो जो मछुआरों का एक विषय रहा, क्योंकि परंपरागत तरीके से समुद्र की सीमाओं कहाँ पे अलग होती हैं, इसको लेकर कई बार गफलत होती है। और ऐसे में श्रीलंका के मछुआरे भारत की सीमा में या भारत के मछुआरे श्रीलंका की सीमा में जाते हैं और कई बार दिक्कतें पैदा होती हैं। जिस बात का जिक्र राहुल जी आप कर रहे थे कि ये दिक्कत रही है, दिक्कत को दिक्कत मानना और उससे समाधान की ओर आगे बढ़ना, इस बार की इस यात्रा में इस बात पे भी लगातार फोकस दिखाई पड़ रहा है कि मछुआरों की समस्याओं को लेकर जो एक संस्थागत निगरानी व्यवस्था है उस पे जो बात चल रही थी उसको एस्टेब्लिश करना और उसको बेहतरी से जमीन पे लागू करना, इस पे बहुत फोकस दिखाई पड़ रहा है और इसको लेकर शायद एक आधार भी तैयार कर लिया गया है। और इस बार के दौरे में बहुत कुछ कॉन्क्रीट दिखाई पड़ेगा जिसको जमीन पे उतारा जाएगा, जमीन नहीं आके तो शायद समुद्र पे उतारा जाएगा। जी बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि एक इस पे बड़ा डेवलपमेंट होने की संभावना है।
भारत का ये मानना है कि मछुआरों का मामला चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, अरेबियन सागर में, या श्रीलंका के साथ हो, उसको बजाय सुरक्षा के आयाम से देखने के कि मछुआरे आपकी नेशनल सिक्योरिटी को नहीं हार्म कर रहे हैं, वो आपको अटैक नहीं करने जा रहे हैं, उनको एक मानवीय दृष्टिकोण से देखने और समझने की ज़रूरत है। एक नया मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है जिसमें मछुआरे अगर वो पकड़े गए हैं तो एक मानवीय दृष्टिकोण से उनको समझा जाए कि वो किन परिस्थितियों में उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, जो मैरीटाइम लाइन है उसको क्रॉस किया, और वो कैसे इसमें फंस गए। तो भारत का ये हमेशा से मानना है कि इन मुद्दों पे एक दोस्ताना तौर पे समस्या को या जो कंसर्न्स हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए, और ये ट्रांसग्रेशन को या जो मछुआरे भारत से श्रीलंका की ओर या श्रीलंका से भारत की ओर आ जाते हैं, उनको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो आपके रिसोर्सेज को, आपके हज़ारों टन मछलियाँ चुरा के ले जा रहे हैं या आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उनको कैसे हैंडल किया जाए मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए, एक एम्पैथी के साथ, ये मैकेनिज्म बनाने के लिए भारत हमेशा से तत्पर रहा है, श्रीलंका के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। तो मुझे लगता है कि इस पे एक बड़ा डेवलपमेंट होने की संभावना है। इस पे ऑलरेडी काफ़ी काम विदेश मंत्रालयों, दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों ने काफ़ी काम किया हुआ है, दोनों देशों के एम्बेसडर्स इस पे लगे हुए हैं जी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा इसमें डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की संभावना है, और अगर कोई एग्रीमेंट साइन होता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा भारत जी। एम्बेसडर तायल, चूंकि दोनों देशों के बीच मछुआरों के कल्याण, मछुआरों की समस्या एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा ही है, ऐसे में खासकर जैसे पिछले साल हम देखते हैं तो 500 से ज़्यादा मछुआरे जिन्हें श्रीलंका ने पकड़ लिया, इस साल ही अगर देख लेते हैं तो लगभग 150 मछुआरे ऐसे हैं जिनको जो उनकी समुद्री सीमा में चले गए, जिसको वो उनकी समुद्री सीमा मानते हैं, वहाँ चले गए और पकड़े भी गए हैं। मानवीय दृष्टिकोण के साथ साथ इस समस्या का एक हल हो, आपको लगता है कि कूटनीतिक स्तर पर इस दिशा में व्यवहारिक हल निकालने की दिशा में दोनों देश आगे बढ़ने को प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इस बैठक में इस दिशा पर भी भारत की ओर से जोर डाला जाएगा? बहुत पुराना है और इसमें दो बातें हैं। एक तो जो पारंपरिक फिशिंग का एरिया था हमारे मछुआरों का और नॉर्थ श्रीलंका के मछुआरों का, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ओवरलैप करता था, काफ़ी एक दूसरे तो इसलिए जो मछुआरे हैं वो समुद्र में देख नहीं पाते कि कहाँ भारत की सीमा खत्म हो रही है और इकोनॉमिक जोन श्रीलंका की शुरू हो रही। दूसरी चीज़ ये है कि उस पूरे क्षेत्र में मछलियों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है, जो कैच है वो कम होता जा रहा है, और बॉटम ट्रॉलिंग का एक सिस्टम कुछ मछुआरों ने अपनाया है जिसमें बड़े ट्रॉलर्स और बॉटम ट्रॉलिंग से जो नई मछलियां पैदा होती हैं और उनका जो वो कम होती चली जाती है। तो दो समस्याएं हैं कि वहां से बॉटम ट्रॉलिंग ना श्रीलंका के मछुआरे करें ना भारत के मछुआरे करें, और इनको एक बड़ी नावें दी जाए जिससे कि डीप सी फिशिंग के लिए जाएंगे, और नहीं तो ये समस्या ऐसे ही चलती रहेगी। पिछले 20-25 साल से बहुत प्रयास हो रहा है हर साल, जैसे आपने कहा भारत के मछुआरे पकड़े जाते हैं, पिछली बार तो कुछ एक दो हाथापाई भी हो गई थी और कुछ और फिर वो 5-6 महीने बंद रहते हैं वहाँ जेलों में, फिर छूटते हैं। तो किसी तरह एक नई उनको बड़ी फिशिंग ट्रॉलर्स दिए जाए जो वो इस क्षेत्र में फिशिंग ना करें बल्कि इंडियन ओशन में डीप सी फिशिंग करें, जहां इस एरिया में सुना है चाइनीज बोट्स भी आके वहां फिशिंग कर रही हैं। तो कोई नया आयाम और कोई नया इसके लिए सॉल्यूशन लेके आने की आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ कि दोनों देशों का बहुत प्रयास रहेगा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नए निवेश के माध्यम से ऐसा प्रयास किया जाए कि जो मछुआरे भारत के वहाँ जाकर मछली मारते हैं वो नए उस क्षेत्र में जाने को उनकी आवश्यकता ही ना पड़े जी। और वो इंडियन ओशन, भारतीय महासागर में डीप सी फिशिंग के लिए जाए। शायद ये एक
परमानेंट सोल्यूशन इसका हो सकता है। बिल्कुल, एक निगरानी व्यवस्था के तंत्र को भी और मजबूत करने को लेकर लगातार दोनों देश बातचीत कर रहे हैं, उस पर भी संभवतः बात आगे बढ़ती नजर आएगी। राहुल जी, आपको लगता है कि हम लगातार कनेक्टिविटी को लेकर भी बात कर रहे थे, दोनों देशों में संपर्क अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा एक पहलू है भारत का, जो यूपीआई वो श्रीलंका में अपनी मौजूदगी दिखाता नजर आ रहा है। आपको लगता है कि क्या ये भारत की डिजिटल वर्ल्ड की जो तमाम अपनी क्षमताएं हैं, तमाम अपना खासतौर से डीपीआई को लेकर जिस प्रकार की हमारी तमाम महारत है, इसका भी फायदा श्रीलंका ले सकता है? उसको भी इस बात को समझ में आ रहा होगा। और ऐसे में डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर, जुड़ाव को आगे बढ़ाने को लेकर, क्या वो क्षेत्र हो सकते हैं, क्या वो स्थितियां हो सकती हैं जिस पे आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, भारत और न सिर्फ श्रीलंका बल्कि बिम्स्टेक के जो सारे देश हैं, 7 देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम अपनी जो मुद्रा है उसमें हम व्यापार करेंगे। और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यूपीआई एक बहुत बड़ा पूरे बिम्स्टेक क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। यूपीआई ने न सिर्फ श्रीलंका में तो शुरुआत हो रही है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में, सिंगापुर में, मलेशिया में, गल्फ़ के बहुत सारे देशों में यूपीआई एक्सेप्टेड है और इसे एक क्रेडिबल सोर्स के तौर पे देखा जा रहा है, क्रेडिबल माध्यम के तौर पे देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो आम हर दिन का व्यापार है, लोगों के बीच में जो पेटी कैश को लेकर के चीज़ें होती हैं, उसमें यूपीआई बहुत एक अच्छा माध्यम है। उसके अलावा जो डिजिटल कनेक्टिविटी के जो जिसको कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो डीप सी केबल्स को लेकर के हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स को लेकर के हो, चाहे वो क्रिटिकल जो रिसोर्सेज चाहिए हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, उन सभी में सिंगापुर एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और सिंगापुर ने हमेशा ये कहा है कि हम श्रीलंका को जोड़कर, भारत, श्रीलंका और सिंगापुर तीनों देश जो है वो मिलकर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ओशियानिक ट्रेड के लिए, डिजिटल ट्रेड के लिए, जो मैरीटाइम कंपोनेंट है, समुद्री जो एरियाज़ हैं जो डिजिटल कनेक्टिविटी में इम्पॉर्टेंट है, उसमें श्रीलंका एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है, एक दोनों देशों के बीच में, क्योंकि सिंगापुर पूरे रीजन में सबसे बड़ा डिजिटल कनेक्टिविटी और डिजिटल ट्रेड और डिजिटल टेक्नोलॉजी में लीडर है। उसको भारत से जोड़ने के लिए उसके इन दोनों देशों के बीच में माध्यम का, ब्रिज का काम श्रीलंका कर सकता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब भारत और श्रीलंका के संबंध मजबूत हो रहे हैं तो हमें बाहर की ओर देखना होगा और देशों को कैसे इसमें जोड़ा जाए, आसियान के देशों को कैसे जोड़ा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो न सिर्फ भारत और श्रीलंका के बीच में जो बायलैटरल डिजिटल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, बल्कि और बड़े लेवल पे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सभी देशों की ओर जाने का रास्ता भी श्रीलंका से होकर जाता है। तो हमें लगता है ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और श्रीलंका एक गेट कीपर के तौर पे काम कर सकता है हमारी जो डीप सी केबल्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, हमारा जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उसके लिए, और एक आउटपोस्ट के तौर पे काम कर सकता है जो हमारे तमाम जो नए प्रोजेक्ट्स हम सोच रहे हैं, सागर महासागर प्रोजेक्ट के लिए या इंडो पैसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए। जी बिल्कुल, तो जाहिर है कि बहुत महत्वपूर्ण आयाम है ये भारत की क्षमता का डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर, इसीलिए भारत भी अलग अलग मंचों पर बात रखता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपके सामने प्रधानमंत्री के कोलंबो में जो वहाँ पे दौरा हो रहा है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्षणों की झलक आपके सामने रखते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल श्रीलंका पहुंचे। आज दूसरे दिन प्रधानमंत्री का जो औपचारिक स्वागत किया गया, आज सुबह से अब तक का जो कुछ हुआ उसकी तमाम झलक आपको हमने इन दृश्यों में दिखाई। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं जिनके साथ हम लगातार भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दोनों देशों के बीच उच्च शिष्टमंडल स्तर की वार्ता जारी है, जिसके बाद MOUs पर भी साइन किए जाएंगे। और ये तमाम झलक, तमाम खबरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मेहमानों का ही रुख करना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे कि डिजिटल कनेक्टिविटी कितनी महत्वपूर्ण है और भारत अपनी डिजिटल क्षमताओं का हर मंच पर साझा करने को भी तैयार दिखता है, लोगों की मदद करना चाहता है हर बार कि हमारी जो क्षमता है उनसे आप भी लाभ उठाएं। और जाहिर है कि श्रीलंका में भी यही बात है, वहाँ पर तो UPI भी काम करता है, लेकिन साथ ही वहाँ पर डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट को लेकर भी भारत ग्रांट दे रहा है, मदद भी कर रहा है। एम्बेसडर तायल, यहाँ पर एक कनेक्टिविटी जो बहुत महत्वपूर्ण आधार रखती है दोनों देशों के बीच, वो है एनर्जी कनेक्टिविटी। और श्रीलंका ने एक लक्ष्य बनाया है कि 2030 तक वो जितनी उनकी कुल ऊर्जा खपत होती है उसका 70 से 80% वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से कर सके। ऐसे में भारत और श्रीलंका के बीच जो ऊर्जा को लेकर, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस बार भी 120 मेगावाट की एक योजना है सोलर एनर्जी को लेकर, जिसका उद्घाटन किया जाएगा। कहां तक ये ऊर्जा को लेकर दोनों देशों के बीच का जो साझा सहयोग है ये श्रीलंका के लिए भी महत्वपूर्ण है और भारत की उपस्थिति को भी महत्वपूर्ण आधार देता है श्रीलंका में? देखिए, परंपरागत ऊर्जा में तो भारत पहले ही श्रीलंका का बहुत बड़ा भागीदार है, साझेदार है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का आधे से अधिक वहाँ का जो पेट्रोलियम पूरा इस्तेमाल होता है उसको यहाँ से सप्लाई करती है। तो उसमें एक बात ये हो रही है कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक पाइपलाइन बनाई जाए, जिसमें कि तरह तरह के जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं वो भारत, डीजल हो, केरोसिन हो, चाहे वो पेट्रोल हो कारों के लिए, वो भारत से वहाँ सप्लाई हो। एक तो इस दिशा में शायद कुछ वार्ता होगी और कुछ शायद निर्णय लिए जाएं। दूसरी चीज, जैसा पहले भी जिक्र हुआ, एक रिफाइनरी वहाँ पर भारत के सहयोग से बनाने की बात हो रही है, जिससे कि बाहर का ऑयल, क्रूड ऑयल वहाँ श्रीलंका में ही रिफाइन हो और वहाँ इस्तेमाल हो जाए और दूसरे देशों में भी निर्यात किया जाए। तीसरी चीज जो आपने कहा, जो कि भविष्य का दिशा दिखाता है, और सौर ऊर्जा में, सोलर एनर्जी में तो भारत का बहुत अनुभव है, भारत का बहुत अचीवमेंट्स हैं। जिस तरह के बड़े बड़े सौर ऊर्जा के पार्क गुजरात में बने हैं, राजस्थान में बने हैं, उस तरह का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन अपना सहयोग करेगी श्रीलंका के साथ। और 120 मेगावाट का एक सामपुर में एक सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाने का
निर्णय लिया गया है, इस पर शायद समझौता होगा और उस पर हस्ताक्षर होंगे। तो ये दिशा तो देखिए क्लाइमेट चेंज की दिशा के हिसाब से देखें, भारत और श्रीलंका के संबंधों के आयाम से देखें, किसी भी आयाम से देखें, बहुत ही एक अच्छी दिशा है। और उसमें भारत और श्रीलंका साथ मिलकर काम करें तो 200 देशों को बहुत इसमें लाभ होगा। और जो आगे किस तरह इस कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, मैं समझता हूँ कि विंड एनर्जी का भी श्रीलंका में बहुत स्कोप होगा। भारत में अगर हम जाएं तो तमिलनाडु में, गुजरात में, हर जगह हम देखते हैं किस तरह बड़े बड़े विंड एनर्जी के लगे हुए हैं पंखे, जो टरबाइन्स, और पूरे समुद्र के किनारे दूर दूर तक हम देखते हैं जी। तो वो भी भारत उस अनुभव को भी श्रीलंका के साथ साझा कर सकता है। भारत की कंपनियां उस पर बहुत उनको अनुभव भी है और निवेश करने की भी वो स्थिति में है। टेक्नोलॉजी भी भारत में उपलब्ध है और टरबाइन्स भी भारत में उपलब्ध है। तो उस दिशा में भी अगर श्रीलंका का ये उद्देश्य है कि 7% वो नई ऊर्जा से अपनी जरूरतों को पूरा करेगा तो भारत उस पर एक बहुत बड़ा सहयोगी होकर उभर कर आ सकता है। बिल्कुल। राहुल जी, आपको लगता है कि जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा ज़रूरतों के लिहाज से एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन एक तरीके से तय करते हुए दुनिया के सामने उदाहरण रखा कि साहब कैसे हम शिफ्ट कर रहे हैं हमारी एनर्जी के जो परंपरागत स्रोत है उससे रिन्यूएबल एनर्जी की, और हमारे 40-44% जो हमारी टोटल एनर्जी की खपत है उसमें हम शिफ्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। श्रीलंका के साथ जब संबंधों की बात को अगर हम ऊर्जा के सापेक्ष में देखें तो जब आर्थिक संकट चल रहा था तब भी वहाँ की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने एक बड़ा रोल अदा किया था। उस समय पेट्रोलियम सप्लाई से लेकर तमाम प्रकार के प्रयास किए गए थे। मौजूदा दौर में जब भारत अपनी क्षमताओं के साथ में अपने लिए बेहतर कर रहा है, दूसरे सहयोगियों के साथ भी बेहतर करके, क्या एक वैश्विक भलाई का एक बड़ा उदाहरण भी रख सकता है कि साहब कैसे दुनिया की बेहतरी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना आज वक्त की ज़रूरत है, उस दिशा में भारत एक बड़ा सहयोगी दोस्त के तौर पे आगे बढ़ सकता है? जी, भारत मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के एक बड़े लीडर के तौर पे इमर्ज कर चुका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ। और मुझे लगता है कि भारत और श्रीलंका इंटरनेशनल सोलर अलायंस में साझेदार हो सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। जो समुद्री सोर्सेज हैं एनर्जी के, चाहे वो मीथेन निकालने की बात हो समुद्र के अंदर से और उसका इस्तेमाल करने की बात हो, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे वो ओशियानिक विंड एनर्जी, जैसे एम्बेसडर तयाल ने कहा, बहुत सारे माध्यम हैं जिनमें बहुत सारे स्रोत हैं जिनका भारत और श्रीलंका इस्तेमाल कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे को इस्तेमाल करने के लिए। और भारत और श्रीलंका दोनों साथ में काम करके एक बड़ा उदाहरण पेश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि श्रीलंका की पोजीशन है, उसकी भौगोलिक जो स्थिति है वो ऐसी है कि वो महासागर से भी जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो भी लेने की स्थिति में है, और जो सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल करने की भी स्थिति में श्रीलंका एक बहुत अच्छी लोकेशन पे है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करने, और भारत के जो दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं वो तो इस स्थिति में है ही है, जैसा आर्यन जी आपने कहा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा एक पहलू है भारत और श्रीलंका के संबंधों में, और इसको और ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत है। एक नया आयाम ये दे सकता है भारत और श्रीलंका के संबंधों को। मैं एक बात और कहना चाहता था डिजिटल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। मुझे लगता है कि भारत, क्योंकि अब हमारे पास ऑलरेडी एक सेमीकंडक्टर स्ट्रैटेजी है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, प्रधानमंत्री जी ने उसका लॉन्च भी किया था कुछ महीने पहले। तो मुझे लगता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल कनेक्टिविटी को हमें सिर्फ यूपीआई तक सीमित करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक बड़ा सोचने की ज़रूरत है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भारत और श्रीलंका बहुत बड़े पार्टनर्स हो सकते हैं, और जो और एरियाज़ हैं, डेटा स्टोरेज है, आईटी कंप्यूटर्स है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का दूसरे क्षेत्रों में जो इस्तेमाल है, चाहे वो हेल्थ मेडिसिन हो या डिफेंस सेक्टर हो, इन सब में भी श्रीलंका और भारत को मुझे लगता है कि कोशिश करनी चाहिए कि हम कहाँ
कुछ नया कर सकते हैं। ये नए सेक्टर्स हैं जिसमें अगर हम अभी काम करना शुरू करेंगे तो हमें एक तरह से फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा इस क्षेत्र में, दक्षिण एशिया में और वाइडर इंडो पैसिफिक रीजन। जी, जाहिर है कि आपने ये बात 2 बार बोली है वैसे कि यानी कि महत्वपूर्ण है ये विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग को आगे बढ़ाना, खासकर डिजिटल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ये आज के वक्त की मांग भी है। लेकिन एम्बेसडर तायल, यहाँ से मैं अगर, क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं और इस बार एनर्जी एक बहुत बड़ा फोकस एरिया रहेगा दोनों देशों के बीच के रिश्तों के बीच। त्रिकोमाली की सौर परियोजना की बात हो रही है यहाँ पर, 120 मेगावाट की परियोजना, जिसका प्रधानमंत्री भी उस वक्त उपस्थित रहेंगे जब वो लॉन्च होगी। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहाँ द्विपक्षीय संबंधों को एक नई दिशा देता दिखेगा वो है रक्षा सहयोग। एम्बेसडर तायल, रक्षा सहयोग के क्षेत्र में, क्योंकि हम जानते हैं कि दक्षिणी क्षेत्र में हमारी सामुद्रिक रणनीति में भी श्रीलंका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, ऐसे में किन मायनों में भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग जो होगा उसकी डिटेल्स बाद में आएंगी, लेकिन ये रक्षा सहयोग किन मायनों में भारत को भी उसकी सामुद्रिक शक्ति को पुख्ता करने में इस पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण देखते हैं आप? क्योंकि ये डील एक लंबे समय के बाद उम्मीद है कि अब ये डील हो रही है, और क्या होगी ये हमारी बात सामने कुछ ही समय में आ भी जाएगा। देखिए, हिंद महासागर अगर आप पिछले 20, 30, 40 साल देखें, बहुत ही शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा है। जितने देश लिटरल स्टेट्स हैं हिंद महासागर के, सबके संबंध एक दूसरे के साथ मधुर है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, और सिक्योरिटी, पूरा ट्रेड ट्रांजिट बहुत ही आराम से हो रहा है, कोई पायरेसी नहीं है, कुछ नहीं। पर इस जो यथास्थिति है उसको कुछ डिस्टर्ब करने का प्रयत्न चल रहा है, और वो हम सब जानते हैं कि चाइना ये प्रयत्न कर रहा है, और किस तरह से वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कह लीजिए, ग्वादर कह लीजिए, संबंध होता, और ये सब हो रहा है। ये एक श्रीलंका को समझने की आवश्यकता है कि चाइना का ये जो एक उनका अपना सोच है, वो उसको समझे कि वो केवल चाइना के हित में है, वो और किसी देश के, जो हिंद महासागर के देश हैं, असली चाइना तो है ही नहीं हिंद महासागर में, वो लिटरल स्टेट भी नहीं है। तो हम भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सबको अच्छी तरह, साउथ अफ्रीका, सबको अच्छी तरह समझना है कि हिंद महासागर बिल्कुल एक शांतिपूर्ण महासागर रहे, और उसमें जो भी है ट्रेड वो के आराम से पूरा विदेश व्यापार चले। ये एक ओवरऑल एक गोल, ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य भारत का, श्रीलंका का, और जो इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन है फॉर कोऑपरेशन, इन सब का एक है ये। अब इस दिशा में आगे बढ़ना है। एक तो ये हो गया रीजनल के साथ जी। दूसरी चीज कि भारत और श्रीलंका, भारत हमेशा ये कहता है शेयर सिक्योरिटी, साझा, जो भी आपकी सुरक्षा और हमारी सुरक्षा हम साथ साथ मिलकर करें। हम ये एक साझेदारी है, ये नहीं कि भारत श्रीलंका की सुरक्षा करेगा या श्रीलंका भारत की सुरक्षा करेगा। हम सब लोग, आपका जो है, आपको पायरेसी है या जो भी कोई और डर है या कुछ और आपको खतरा है, उसमें भारत आपका सहयोग करेगा, आप हमारा सहयोग। और इसमें पहले ही एक्सरसाइजेज हो रही हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेज, एक मित्र शक्ति, एक भारत और श्रीलंका की डिफेंस फोर्सेस के आर्मी के बीच में होती है, स्लिनेक्स, श्रीलंका इंडिया नेवी एक्सरसाइज, ये भी हो रही है। तो इसको और आगे बढ़ाया जाए, किस तरह भारत और श्रीलंका रक्षा के क्षेत्र में और समीप आए और साझेदारी को बढ़ाएं। और इसमें कई चीज़ों की शायद बात होगी कि ट्रेनिंग है बहुत, भारत के पास हर तरह के खतरे के लिए ट्रेनिंग के स्कूल्स हैं। जैसे टेररिज्म, हमें याद है ईस्टर 2019 में कितना ज़बरदस्त टेररिज्म का अटैक श्रीलंका में हुआ था। ईस्टर के दिन कितने चर्चों पे हमले हुए थे। तो इस तरह एंटी टेररिज्म एक्सरसाइजेज, कि अगर कोई टेररिस्ट कोई बिल्डिंग ऑक्युपाई कर ले या कुछ इस तरह का कर ले तो कैसे उससे निपटा जाए, किस तरह श्रीलंका की डिफेंस फोर्सेस को, पुलिस को उस पर ट्रेन किया जाए।
और फिर एक बात मिलिट्री हार्डवेयर की भी आती है कि जैसे मालदीव्स को हमने कोस्टल शिप दिया था, मॉरिशस को कोस्ट गार्ड का एक हमने भारत ने एक युद्धपोत दिया था। तो इस तरह श्रीलंका की अगर कोई आवश्यकताएं हैं तो भारत के पास ये क्षमता है कि उसको वो पूरा कर सके। जी। और छोटे आर्म्स तो कर ही सकते हैं। रडार, हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे रडार सिस्टम्स हैं जो पूरे मैरीटाइम सेफ्टी पर नजर रख सकते हैं कि कोई तो विदेशी या कोई इनिमिकल आजकल तो टेररिस्ट और स्मगलिंग और तरह तरह से लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मैरीटाइम रास्तों का। जी। हमें याद है कि किस तरह 2008 में बम्बई पे हमला किया था पाकिस्तान से आए हुए जो सब समुद्र के रास्ते से आए। जी। तो तरह तरह के खतरे हैं जो हमारे सामने हैं, श्रीलंका के सामने। बिल्कुल, और उन साझा खतरों से जी, और उन साझा खतरों से मिलकर लड़ने के लिए भी शायद उस प्रतिबद्धता जी को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। राहुल जी, आपको लगता है कि रक्षा सुरक्षा दोनों जुड़े हुए हैं, जिसका जिक्र अमजद आयल भी कर रहे हैं, तो जब शिष्टमंडल स्तर की बातचीत इस वक्त चल रही है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इस क्षेत्र में रक्षा सुरक्षा में आपसी समझ को और बेहतर करने को लेकर, और किस प्रकार से जो पाथ ब्रेकिंग जो समझौते की बात की जा रही है डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर वो हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जो मैरीटाइम पूरा सिक्योरिटी है वो बहुत बेहतर तरीके से सुरक्षित रहे, उसी से दुनिया का व्यापार बहुत बेहतर से चलेगा। और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका को आज दुनिया स्वीकारती है, पड़ोसी भी जानते हैं कि साहब भारत क्या बेहतर भूमिका निभा रहा है। तो उस दिशा में कैसे बढ़ते हुए हम देखेंगे आज की शिष्टमंडल वार्ता में रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में। आर्यन जी, आपने एक ही फ्रेज में भारत की जो नीति है श्रीलंका को लेके उसका सार तत्व कह दिया कि रक्षा और सुरक्षा ये दोनों जुड़े हुए हैं। भारत और श्रीलंका, भारत जब श्रीलंका की ओर देखता है डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़ में, तो यही है कि रक्षा और सुरक्षा, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी दोनों जुड़े हुए हैं। भारत के लिए रक्षा जो कन्वेंशनल हम समझते हैं कि मिसाइल्स और टैंक्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत है, वो भारत श्रीलंका में उतना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता। सुरक्षा से जो जुड़े हुए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जैसे 2004 में जब सुनामी आई, या जो समुद्र से आने वाले खतरे हैं, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर्स हों, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो मैरीटाइम पायरेसी हो, चाहे वो गन रनिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, नार्कोटिक्स हो, ये और जो टेररिस्ट थ्रेट्स हैं, जैसे कि एम्बेसडर तैयाल ने कहा कि पाकिस्तान से की तरफ से जब 2008 में हुआ था, इस तरह के जो खतरे हैं, इनमें श्रीलंका का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि भारत की सुरक्षा के लिए उसको भारत के साथ खड़े होना है। और भारत श्रीलंका के संबंधों में ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। श्रीलंका मानता है, और भारत ने हमेशा ये प्रूव किया है कि श्रीलंका या जो हिंद महासागर है उसके छोटे देशों के लिए भारत हमेशा से फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है किसी भी क्राइसिस मोमेंट में। अभी हमने देखा जब म्यांमार में भूकंप आया तो भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आया। सुनामी के वक्त भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे साथ आया था तमाम देशों के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि इन जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनमें भारत का जो रोल है, इसको इंडो पैसिफिक के तमाम देश मानते हैं, हिंद महासागर के देश मानते हैं। और भारत को ये माना जाता है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है ये, कि किसी भी जो इस तरह के जो तमाम खतरे हैं रक्षा और सुरक्षा से संबंधित, उसमें भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को लेकर के मुझे लगता है भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो MOU साइन होने वाले हैं, 9 की बात हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मुद्दा भी आएगा। मुझे लगता है कि उससे संबंधित भी एक MOU साइन होगा। तो बहुत ही मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण बात है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत कैसे श्रीलंका की मदद कर सकता है या श्रीलंका के साथ साझेदारी कर सकता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो चैलेंजेस हैं उनको डील करने में। जैसे अर्ली वार्निंग का जो सिस्टम है, इसमें भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों को मदद करने की बात कही है। इस पर काम हो चुका है ऑलरेडी। 2014 से जो भुवन जो टेक्नोलॉजी है भारत की, वो दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया के देशों के साथ साझा कर रहा है। अर्ली वार्निंग सुनामी सिस्टम है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भारत ये सारी इंफॉर्मेशन
तमाम देशों को प्रोवाइड कराता है। तो मुझे लगता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारा काम हो सकता है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है भारत और श्रीलंका साथ मिलकर कोस्ट गार्ड के लेवल पे या नेवी के लेवल पे ज्वाइंट पेट्रोलिंग करें हिंद महासागर की और आसपास के क्षेत्रों की, जिसमें मिलिट्री कंपोनेंट नहीं हो, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंपोनेंट हो, मछुआरों की सहायता हो या इन तमाम जो मैरीटाइम पायरेसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गन रनिंग, इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको डील करने के लिए कैसे साथ आया जाए। और इसमें मुझे लगता है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जिसको 2011 में स्थापित किया गया था वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज सवाल लेना भी चाह रही थी आपसे, क्योंकि जब 2024 में प्रधानमंत्री गए, जब प्रधानमंत्री और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई, जब श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत आए हुए थे, उस वक्त पे प्रधानमंत्री ने हाइड्रोलॉजी की बात तो हुई ही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है इसकी महत्ता को एक बार फिर से रेखांकित किया था कि कैसे ये अलग अलग देश हैं जो मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हम जब रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं तो ये जो लिटोरल स्टेट्स हैं इस पूरे क्षेत्र की, ये इसमें से कुछ देश हैं जो इसका हिस्सा बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, क्या आपको लगता है कि आज इस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को भी आगे बढ़ाने की और इस मंच पर भी दोनों देशों के बीच का सहयोग और नई परिभाषा ग्रहण करता नजर आ सकता है जब दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में रक्षा सुरक्षा को लेकर अहम समझौते होते हैं? जी बिल्कुल, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक मिनी लैटरल, जैसा आपने कहा, मिनी लैटरल ग्रुपिंग है। इंडो पैसिफिक या हिंद महासागर इतना विशाल क्षेत्र है कि इसकी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव या क्वाड जैसे मिनी लैटरल ग्रुपिंग्स जो है वो बने रहें और वो उनको और मजबूती दी जाए। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में श्रीलंका भी है, मालदीव्स भी है, मॉरिशस भी है, बांग्लादेश ने 2024 में ज्वाइन किया, सेशल्स उसका ऑब्जर्वर पार्टनर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और श्रीलंका के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के साथ संबंध हमारे इस वक्त थोड़े से ख़राब जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए भी ये रक्षा और सुरक्षा का मामला है और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इन हिंद महासागर के लिटोरल स्टेट्स की कंबाइंड जो सिक्योरिटी है उसको एड्रेस कर सकता है। उसके कंबाइंड सिक्योरिटी जो कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको ये बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। तो मुझे लगता है कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से संबंधित भी तमाम मुद्दे इस उच्च स्तरीय शिखर मंडल वार्ता में आएंगे जी, और इनको और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को भी आगे बढ़ाने की कोशिश होगी, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। जी एम्बेसडर तायल, क्योंकि बात रक्षा सुरक्षा की और आपने भी जिक्र किया था कि 2019 के ईस्टर के हमले किस प्रकार से जिसने श्रीलंका को झकझोर के रख दिया था और लंबा वक्त लगा था उस पूरे सदमे से एक तरीके से पूरे देश को बाहर आने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस हमलों के बाद, ईस्टर के बाद के हमलों के बाद में वहाँ यात्रा की थी और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा भी रहा था 2019 का। इस लिहाज से आतंकवाद जैसा मसला हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो या तमाम अन्य प्रकार के जो रक्षा सुरक्षा से जुड़े मसले हैं, इसमें आपसी समझ बहुत बेहतर करने की ज़रूरत होती है, विश्वास बहाली बहुत ज़रूरत होती है। आपको लगता है कि अब यहाँ से इस दिशा में वो विश्वास बहाली के क्या वो मैकेनिज्म हो सकता है, क्या वो मेजर्स हो सकते हैं जिस पर तेज़ी से आगे बढ़ा जा सकता है? एम्बेसडर तायल। टेररिस्ट अटैक्स हुए थे उसका जिक्र किया। उस समय एक और समाचार भी आया था कि शायद भारत की एजेंसीज ने कुछ इंटेलिजेंस शेयर की थी श्रीलंका के साथ कि कुछ इस तरह का उन्होंने मॉनिटर किया है कि कुछ वहाँ पे बड़ा होने का अंदेशा है, पर उसको वहाँ के सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ ठीक से लिया नहीं, नजरअंदाज किया, उस पर बड़ी इंक्वायरी वगैरह भी हुई थी। पर ये चीज दिखाता है कि किस तरह जो आतंकवाद है वो उसका कोई बॉर्डर नहीं है और उसके जो जिन पर वो हमला करना चाहते हैं वो आपस में कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। फाइनेंसिंग, जैसे पूरा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और तरह तरह से सब देश मिलकर ये प्रयत्न कर रहे हैं कि उसको जड़ से उखाड़ा जाए, टेररिज्म को, कहाँ से फाइनेंसिंग आती है। पर हर देश में कुछ ना कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अराजक होते हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और उनका अपना एक एजेंडा होता है, अपना एक काम करने का ढंग होता है। पर ये लोग भी कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और आजकल जिस तरह का साइबर
पूरा हर देश की जो एजेंसीज हैं वो मॉनिटर करती हैं, तो उसमें शेयर करें इंटेलिजेंस जो मिले, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक माध्यम है कि कोई दुर्घटना होने से पहले, कोई हमला होने से पहले ही सूचना अगर दूर दूर देश को मिल जाए, एजेंसी को मिल जाए, तो इसमें मैं समझता हूँ भारत और श्रीलंका बहुत ही मिलकर काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह काम कर सकते हैं। दूसरा, उससे पहले कोलंबो कॉन्क्लेव का जिक्र हो रहा था। देखिए, जो कोई भी देश में जो भी विदेश नीति होती है, किस तरह से दिशा में आगे बढ़ना है, कैसे सिक्योरिटी हो, उसमें जो सरकार है वो तो काम करती है, पर उस नीति को सिविल सोसाइटी के साथ भी जोड़ना होता है, यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ना होता है, प्रोफेसर एकेडमिक वर्ल्ड के साथ जोड़ना होता है, थिंक टैंक्स के साथ जोड़ना होता है, तभी ये नीतियां एक स्थायी नीतियां होती हैं, परमानेंट होती है। जैसे कि आपने कई बार देखा है, भारत में जगह जगह सरकारें बदलती हैं पर विदेश नीति वही रहती है जी। तो इस तरह जितने इंडियन ओशन लिटरल स्टेट्स हैं उनका अपना एक रोल है, अपना एक सोचने का ढंग है कि किस तरह पूरे इंडियन ओशन की सिक्योरिटी, सुरक्षा और सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाए। इसमें इस तरह की जो कॉन्क्लेव है उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे हम ये रायसीना डायलॉग करते हैं, इस तरह से ये बहुत एक बड़ा योगदान होता है कि दुनिया के या जो कंसर्न देशों के राजनीतिज्ञ और सिविल सोसाइटी के लोग, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, सब मिलकर एक दिशा में सोचें और उससे पूरा सोच सुदृढ़ होता है और एक दूसरे की कंसर्न्स को सब देश अच्छी तरह समझते हैं जी। और मैं समझता हूँ इसमें कोलंबो कॉन्क्लेव का बहुत बड़ा योगदान है जी। बिल्कुल, तो जाहिर है कि रक्षा सुरक्षा एक बहुत बड़ा समझौता, महत्वपूर्ण समझौता है, जिसके संकेत पहले ही मिल गए थे कि ऐसा समझौता हो सकता है। तो इंतजार रहेगा, क्योंकि इस वक्त शिष्टमंडल स्तर की वार्ता भारत और श्रीलंका के बीच जारी है। मेरे मेहमानों से अनुरोध करूंगी कि आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स की। बताएंगे आपको कैसे कैसे होते हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स और कैसे बच सकते हैं आप। आपके कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए कॉल किया गया है। ये क्या हुआ? मेरे क्रेडिट कार्ड से सारा पैसा डेबिट हो गया। ध्यान रखें कि जब आप कार्ड की डिटेल कहीं भरें तो उसमें एक ऑप्शन आता है टोकनाइजेशन, वो चेक करें। हम लोगों ने गूगल में सर्च कर रहे थे कार रेंटल्स वगैरह, 1,23,000 वी हैव लॉस्ट। बहुत दुख लगता है। हर सर्च और हर एडवर्टीजमेंट ऑथेंटिक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। साइबर अलर्ट शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या है भारतीय सेना में शामिल किए जाने वाले एडवांस टोड आर्टिलरी गन्स? क्यों खास है फायर एंड फॉरगेट नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के 62,000 करोड़ की डील क्यों है एक ऐतिहासिक कदम? साथ ही भारत म्यांमार में क्यों चला रहा है ऑपरेशन ब्रह्मा? देखिए डिफेंस डायनेमिक्स शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। श्रीलंका और भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा लगातार जारी है, क्योंकि इस वक्त श्रीलंका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच उच्च शिष्टमंडल स्तर की वार्ता चल रही है, जिसमें के बाद कई एमओयूज पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर तायल, आपके पास आना चाहेंगे इस सवाल को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत गहरा है, लोगों के बीच आपसी संबंध बहुत गहरे हैं। ऐसे में जब क्षमता निर्माण की बात आती है, क्योंकि आप लगातार अभी बात कर रहे थे कि किस तरीके से जमीन पर अगर हमें बदलाव लाना है तो उसके लिए वो छोटे छोटे कदम बहुत जरूरी हैं, जिनके आधार पर नीतियां जमीन पर आती हैं। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे, वो दृश्य जहाँ पर हम दिखा रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुंचे और उनका आज औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। हमारे साथ
प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, आपके पास ये सवाल लेकर आना चाहूँगी, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग या क्षमता निर्माण वो आधार देता है दोनों देशों के बीच में रिश्तों के साथ साथ एक देश के विकास को भी, जहाँ पे आईटेक के तहत हम जानते हैं, हम डिप्लोमेट्स की बात करें, टीचर्स की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की बात करें, भारत के पास एक बहुत अच्छा मॉडल है जहाँ वो क्षमता निर्माण के लिए काम कर सकता है, और इसी के तहत श्रीलंका को भी मदद दे रहा है जो भारत। ये भी कितनी महत्वपूर्ण है श्रीलंका के लिए भी? जी, क्षमता निर्माण बहुत सारे स्तरों पे, चाहे वो डिप्लोमेट्स, यंग डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग हो, या इंजीनियर्स की ट्रेनिंग हो, या जो ओवरऑल कैपेसिटी बिल्डिंग इंजीनियर्स की हो, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग हो, तमाम जो चीज़ें हैं उनमें भारत एक लीडर के तौर पे अपने आप को स्थापित कर चुका है। अपने फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट के दिनों में मैंने देखा कि बहुत सारे श्रीलंका के डिप्लोमेट्स हमारे यहाँ ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में आते थे, आईटेक प्रोग्राम्स में आते थे, पीडीएफ जो प्रोग्राम होता था उसमें आते थे, और उनका हमेशा ये रहता था, ये ओवरऑल असेसमेंट रहता था, ओपिनियन रहता था कि उन्होंने भारत के जो तमाम संस्थान हैं उनसे बहुत कुछ सीखा। जो ट्रेनिंग मॉड्यूल चलते थे, हफ्तों तक चलते थे, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो भारत ने कैपेसिटी बिल्डिंग में जो क्षमता निर्माण का क्षेत्र है उसमें बहुत योगदान दिया है, और ये मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण, दोनों देशों के बीच संबंधों में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मुझे लगता है कि इसको और बढ़ाया जा सकता है। क्षमता निर्माण की का जो क्षेत्र है, इसको हायर एजुकेशन में, टर्शरी एजुकेशन में लाया जा सकता है। आईआईटीज़ हों या उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं, पीएचडीज़ के लिए या मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भारत और श्रीलंका में ज़्यादा बड़ा कोलैबोरेशन हो सकता है। अभी सिर्फ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस की तरफ से, आईसीसीआर की तरफ से स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं श्रीलंका के विद्यार्थियों के लिए। मुझे लगता है कि उसको और बढ़ाया जा सकता है, स्पेशल स्कीम्स निकाली जा सकती हैं जिसमें हम सीटें रिजर्व कर दें या एक कोटा दे दें श्रीलंका के विद्यार्थियों के लिए, स्पेशल इनिशिएटिव्स चला दें हम, चाहे वो आईटीआई हो या आईआईटी हो, दोनों ही क्षेत्रों में मुझे लगता है क्षमता निर्माण एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है इस क्षेत्र में। जो नए सेक्टर्स निकल के आ रहे हैं, स्टार्टअप्स हैं, उसमें कोलैबोरेशन हो सकता है, उसमें थोड़ी सी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकती है। श्रीलंका के जो यूथ हैं, जो श्रीलंका के जो युवा हैं, उनको हम कैसे स्टार्टअप में मदद करें, या भारत के जो स्टार्टअप में इन्वॉल्व जो भारत का युवा है वो श्रीलंका के युवा के साथ कैसे जुड़ सकता है, या इवन वाइडर बिम्स्टेक को मैं इसमें लाना चाहूँगा। बिम्स्टेक के जो देश हैं उनके युवाओं के बीच में स्टार्टअप को लेके क्या काम हो सकता है साहब से, मुझे लगता है ये क्षमता निर्माण में एक नया पहलू जोड़ सकता है, एक नया आयाम जोड़ सकता है। बिल्कुल, आप जो बात हम लोग कर रहे हैं क्षमता निर्माण को लेकर, तो लगभग 700 से ज़्यादा छात्रों के लिए सालाना एक तौर पे भारत के द्वारा ये छात्रवृत्ति की जो स्कॉलरशिप की योजना है वो भी एक तरीके से सीट्स रिजर्व की गई हुई हैं। आईटीसी के द्वारा हर साल 400 से ज़्यादा स्लॉट्स एक तरीके से रिजर्व रहते हैं, जिसमें क्षमता निर्माण लगातार बेहतरी से काम कर रहा है। अगले 5 वर्षों में 1500 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देने की बात है। तो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और सेनाओं के बीच में जो एक तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है, उस लिहाज से भी काफ़ी अहम हो जाता है। आपको लगता है कि आप मिश्रा जी, आप जो बात कह रहे थे बहुत अहम इस लिहाज से भी हो सकता है कि हमने देखा कि अभी हाल ही में बिम्स्टेक के मंच से भी इस प्रकार की कोशिशों को आगे बढ़ाने की बात हुई है। श्रीलंका हमारे रीजनल कोऑपरेशन के लिहाज से, जहां द्विपक्षीय संबंधों में तो बहुत अहम योगदान रखता है, साथ ही साथ रीजनल कोऑपरेशन की जब बात करते हैं तो उस ग्रुप के लिहाज से भी एक बहुत ट्रस्टेड दोस्त के नाते मिलकर हम आगे बढ़ सकते हैं, और उसके कई आयाम भी हो सकते हैं एक बहुपक्षीय मंचों के आधार पर भी। जी, बिम्स्टेक को जहाँ तक हम देखते हैं, बिम्स्टेक में श्रीलंका भारत का सबसे मजबूत सहयोगी रहा है। जब बिम्स्टेक की शुरुआत बिस्टेक के तौर पे हुई थी, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड के कोऑपरेशन पे, तब से लेकर के और आज तक श्रीलंका हमेशा उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर रहा है। बिम्स्टेक और तमाम जो मिनी लैटरल जो कोऑपरेशन मैकेनिज्म है, हमने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात की, और उसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इसलिए यूनिक है, इसलिए अलग है, क्योंकि उसकी शुरुआत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स NSAs के बीच में डायलॉग के तौर पे हुई थी। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हमेशा से उसका एक महत्वपूर्ण आयाम रहा है। बिम्स्टेक दूसरा जो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय जो सहयोग है उसको अगर हम ध्यान में रखें तो बिम्स्टेक एक
पूरे दक्षिण एशिया के लिए और दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में एक ब्रिज के तौर पे, एक पुल के तौर पे सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक 21 पॉइंट प्रोग्राम बिम्स्टेक को कैसे आगे बढ़ाया जाए और बिम्स्टेक में क्षेत्रीय सहयोग कैसे बढ़ाया जाए उसको लेकर के 21 पॉइंट एजेंडा प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे भारत और श्रीलंका द्विपक्षीय तौर पे काम कर सकते हैं और दोनों मिल करके एक क्षेत्रीय जो मल्टीलैटरल बहुपक्षीय जो सहयोग है उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो बिम्स्टेक मुझे लगता है कि बहुत ही प्रॉमिसिंग एक क्षेत्रीय संगठन के तौर पे उभरा है और बहुत सारा काम उसमें किया जा सकता है, खास तौर पे ये ध्यान में रखते हुए कि सार्क अब ऑलमोस्ट फेल हो चुका है, सार्क में कोई बहुत जान बची नहीं है और आगे आने वाले समय में भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत उसको रिवाइव करने की बहुत इच्छा बाकी देशों में है या बहुत उसके लिए बहुत एपेटाइट है। तो बिम्स्टेक मुझे लगता है क्षेत्रीय सहयोग का भविष्य है और उसको लेकर के भारत और श्रीलंका दोनों ही बहुत सिंसियर हैं, दोनों ही बहुत एंथुजियाज्म के साथ काम कर रहे हैं और जी बहुत बिल्कुल, पड़ोसी करीबी पड़ोसी देश होने के नाते और जहां पे हमारी समुद्री सीमाएं जुड़ रही हैं, ऐसे में और समुद्रिक सहयोग और सामुद्रिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो दोनों देशों के रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत आधार भी देता है। इस वक्त हमारे साथ राजीव कुमार भाटिया जी, एम्बेसडर राजीव कुमार भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एम्बेसडर भाटिया, आप पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, आपका स्वागत करते हैं। लेकिन राजीव कुमार भाटिया जी, इस वक्त हम लगातार बात कर रहे हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच के जिस तरीके के द्विपक्षीय संबंध आज के दौर में हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब चूंकि शिष्टमंडल स्तर की वार्ता इस वक्त चल रही है जिसके बाद MOUs पर हस्ताक्षर होने हैं, वो दृश्य भी हमारे पास जल्द ही आने वाले हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भाटिया साहब, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है राजनयिक के तौर पर, भारत और श्रीलंका करीबी पड़ोसी देश है। भारत अपने नेबरहुड फर्स्ट की नीति के तहत हमेशा श्रीलंका के साथ मदद के लिए खड़ा रहा है और जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन श्रीलंका में हुआ है, वहां के एक युवा राष्ट्रपति बने हैं और हम देख रहे हैं कि जब पिछली बार वो दिसंबर में भारत आए थे तो जो साझा भविष्य के लिए साझेदारी, इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ अब दोनों देश इस पर काम कर रहे हैं, तो नई दिशाओं की तरफ, नए क्षेत्रों में सहयोग की तरफ आगे बढ़ते नजर भी आ रहे हैं। मौजूदा चुनौतियों के बीच दोनों देशों के रिश्ते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से आप क्या उम्मीद लगाते हैं? इस वक्त बातचीत चल रही है, कौन से क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग के जो अवसर दिख रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, वो दोनों देशों के रिश्तों को नई परिभाषा दे सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से हमें निमंत्रण दिया यहाँ आने के लिए। एक बहुत विशेष अवसर पर भारत और श्रीलंका के संबंधों के बारे में हम तीनों दृष्टि से देख सकते हैं, यानी जो कुछ वहाँ पर आंतरिक स्थिति है, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति, दूसरा जो हमारी द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति है और तीसरी जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है। जो तीसरा प्रश्न है या तीसरा पहलू है, उसके बारे में अभी हाल में ही श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया बदल रही है, भारत बदल रहा है और श्रीलंका भी बदल गया है। तो जो इस समय परिवर्तन हो रहे हैं दुनिया में और हमारे क्षेत्र में, उन सबको ध्यान में रखते हुए निस्संदेह भारत और श्रीलंका एक दूसरे के और करीब आएँ, ऐसी हमारा मूल्यांकन है, ऐसी हमारी आशा भी है। जहाँ तक दोनों देशों के संबंधों का सवाल है, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसा देखने में आता है। जी मिस्टर भाटिया जी, आपको विनम्रता से रोकना चाहेंगे। कुछ तस्वीरें इस वक्त हमारे पास में कोलंबो से आ रही हैं, जहां पे डेलीगेशन लेवल टॉक्स जो हुई हैं उसकी ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया है, तो राष्ट्रपति जो श्रीलंका के, उनके साथ भी पूरा श्रीलंकन डेलीगेशन बैठा हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से शिष्टमंडल स्तर की जो बातचीत हुई है उसकी ये तस्वीरें हैं। और निश्चित तौर से ममता, जिस बात का जिक्र हम लोग लगातार कर रहे थे कि वो तमाम डिप्लोमेसी के माध्यम से ज़मीन पे उतरने वाले समझौतों का शक्ल या कहा जाए रूप हमको देखने को मिलेगा आपसे कुछ देर बाद। बिल्कुल, और दोनों देशों के बीच जो साझा भविष्य के लिए साझेदारी विजन डॉक्यूमेंट है उसका भी जायजा लिया जाएगा
और इसी शिष्टमंडल स्तर की वार्ता में अभी तक जो ग्राउंड वर्क किया जा चुका है उसके आधार पर जो समझौते हैं वो किस तरीके से दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देंगे, ये भी हमारे सामने होगा। लेकिन ये शिष्टमंडल स्तर की वार्ता इन मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है कि दोनों देश अपने रणनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने को प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। और इस वार्ता के तहत दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारीगण और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष इन्हीं को फाइनल रूप देंगे, जिसके बाद MOUs पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हम जानते हैं कि भारत और श्रीलंका दोनों इस उपमहाद्वीप में अहम भूमिका रखते हैं। दोनों का इस पूरे हिंद महासागर की बात करें तो दोनों देश बहुत प्रभाव रखते हैं। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत इस पूरे क्षेत्र में रक्षा सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। ऐसे में श्रीलंका एक प्रमुख सहयोगी देश के तौर पर भारत के साथ जुड़ा हुआ है। और दक्षिण एशियाई देशों को लेकर भी हम देख सकते हैं कि भारत और श्रीलंका रणनीतिक रूप से एक दूसरे के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद हो रहे इस प्रधानमंत्री के श्रीलंकाई दौरे के बीच ये जो शिष्टमंडल स्तर की वार्ता है, ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है इस दौरे का, जिसमें इस वार्ता के बाद MOUs पर हस्ताक्षर होंगे, जिसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें अब तक सहयोग किया जा रहा था उसमें सहयोग को कैसे और प्रगाढ़ किया जा सकता है, ये तस्वीर तो सामने आएगी ही, लेकिन साथ ही साथ सहयोग के नए अवसरों को कैसे हम तलाश सकते हैं, सहयोग के नए क्षेत्रों में कौन से नए अवसर हैं जिन पर गहराई से आगे काम किया जा सकता है, जिसमें सांस्कृतिक संबंध भी हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी हैं, तकनीकी रूप से एक दूसरे के साथ खड़ा होना। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि रक्षा समझौते को लेकर भी एक फाइनल MOU हमारे सामने आ सकता है, जिसका संकेत दिसंबर में भी हमें दिया गया था। और इस संबंध में अगर हम देखते हैं तो सामुद्रिक सुरक्षा, सामुद्रिक रक्षा, इसके साथ साथ जितने अलग अलग आयाम दोनों देशों के रिश्तों से जुड़े हुए हैं, जिसमें तकनीक भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, जिसमें डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ ऊर्जा भी एक बहुत बड़ा पड़ाव है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पहल हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ही उस पहल को अंजाम दिया जाएगा। तो इसलिए ये विभिन्न सहयोग के जो क्षेत्र हैं, इनमें किस तरीके से भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है, श्रीलंका के विकास को ध्यान में रखते हुए सहयोग कर रहा है, इस दिशा में ये शिष्टमंडल स्तर की वार्ता बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और लगभग 2500 साल पुराने जो ऐतिहासिक संबंध हैं उसको मौजूदा दौर में यहाँ से कैसे आगे ले जाना, उस लिहाज से ये बैठक की तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भू राजनीतिक स्थितियों में बहुत बदलाव बीते कुछ वर्षों में तेजी से आया और ऐसे में भारत ने अपनी एक वैश्विक भूमिका का निर्वहन तेजी से किया है, लेकिन उसकी अपने पड़ोसी पहले की नीति को लेकर जो प्राथमिकताएं हैं उसमें कोई बदलाव नहीं है। ऐसे में भारत श्रीलंका के बीच की इस दोस्ती के प्रगाढ़ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से ये तस्वीरें काफ़ी खास हैं। जी मिस्टर भाटिया जी, आप अपनी बात रख रहे थे, उस बीच में ये तस्वीरें आई हैं, इन तस्वीरों पे आपका कमेंट चाहेंगे, क्योंकि एक मोमेंटम सेट होता हुआ हमें सुबह से दिखाई पड़ा जब प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बेहतर तरीके से उच्च स्तर पर स्वागत किया गया है और उसके बाद अब बातचीत हो रही है। एक उम्मीद की जा रही है लगभग आधा दर्जन के आसपास में क्षेत्रों में समझौते हो सकते हैं दोनों देशों के बीच में। मिस्टर भाटिया जी हाँ, जब ये चित्र आने शुरू हुए तभी मैं द्विपक्षीय संबंधों की विशेष रूप से बात उठाना चाहता था जी, और अपने अनुभव के आधार पर ये कहना चाहता था कि जब एक नया राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपना पद ग्रहण करता है तो उस समय बहुत सोच समझने के बाद, बहुत अध्ययन करने के बाद ये तय करते हैं कि किस देश में हमारी सबसे पहली यात्रा होनी चाहिए। और ये हमने देखा कि राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके ने सबसे पहले भारत आने का फैसला किया। दूसरी बात, ये बहुत कम देखने में आता है कि इतना महत्वपूर्ण यात्रा के बाद 3 महीनों के बाद ही उसके लिए रिटर्न विजिट हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री श्रीलंका गए हैं, और खाली कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि तकरीबन 3 दिनों के लिए गए हैं। सो ये दोनों चीज़ें बहुत विशेष रूप से इस बात का प्रतीक हैं कि दोनों देश एक ही वेवलेंथ पर आ चुके हैं और ये चाहते हैं कि बिना किसी प्रकार से समय नष्ट किए हम संबंधों को आगे बढ़ाएं। अब राहुल जी, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, बिल्कुल सही कह रहे थे कि कई पक्षों में, कई पहलुओं में दोनों देशों के संबंध आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक मेरा मूल्यांकन है तो मैं ये कहूँगा कि 3 पहलू विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले सुरक्षा की बात जो इन्होंने कही, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, उसके बारे में अलग से विचार विमर्श हो सकता है।
दूसरा विशेष रूप से जो आर्थिक सहयोग के मामले हैं, और अब सुनने में ये आया है कि तकरीबन 8 MOUs पर दस्तखत होने वाले हैं। ये भी इस बात का द्योतक है कि जो हमारी बास्केट ऑफ एग्रीमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा भारी होगी, काफ़ी उसमें वज़न होगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि किस तरह से जनता के साथ संबंध बढ़े, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़े। और जिस तरह से ये कार्यक्रम बनाया गया है कोलंबो में, उसके बाद कल का आपको मालूम है एक बहुत ऐतिहासिक पुरानी राजधानी में जाएंगे प्रधानमंत्री, और फिर वहाँ से समाप्त करने के पश्चात रामेश्वरम आएंगे। ये सब चीज़ें अपने आप में बड़ा प्रतीकात्मक महत्व रखते हैं, और इससे हो सकता है हम दिल्ली में बैठे हुए लोग पूरी तरह से न समझ पाएँ कि इसका क्या मकसद है, मगर जो लोग दक्षिणी भारत में रहते हैं, जो रामेश्वरम जा चुके हैं, जिन्होंने कोलंबो में और अनुराधापुरा में यात्रा की है, जो वहाँ की धरोहरें हैं देखी हैं, जो बोधि वृक्ष की बात हो रही है, जो हम लोगों ने स्कूल से पढ़ा हुआ है कि किस तरह से सम्राट अशोक के पुत्र पुत्री राजदूत बनकर उस देश में हज़ारों साल पहले गए, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत की मानसिकता में जड़ी हुई हैं। और आज उन चीज़ों को एक एक हीरे को सामने लाकर आज के संदर्भ में भारत और श्रीलंका के संबंधों को बढ़ाने का जो यत्न हो रहा है, मैं ये कहूँगा ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत सराहनीय है, और इससे दोनों देशों को अच्छी हितों की संभावना है, हित बढ़ेंगे ऐसा लगता है। जी मिस्टर भाटिया, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से इस बात को सामने रखा है कि जो समझौते होंगे उनसे जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि समझौतों की टोकरी बहुत वजनदार होने वाली है, जो ये भी दिखाती है कि दोनों देश कुछ और बेहतर तरीके से आगे बढ़कर काम करने को, साझेदार भविष्य को लेकर, साझेदार के तौर पर काम करने को लेकर प्रतिबद्ध भी हैं। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लगातार बात कर रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच के द्विपक्षीय संबंधों की। इस वक्त उच्च शिष्टमंडल स्तर की वार्ता जारी है, जिसके बाद MOUs पर हस्ताक्षर होंगे, जिसके बाद ये तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी कि भारत और श्रीलंका आज के इस दौर में किस दिशा में अपने संबंधों को आगे बढ़ाकर ले जाना चाहते हैं। हमारे साथ विशिष्ट मेहमान भी बने हुए हैं, प्रोफेसर राहुल मिश्रा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से, और एम्बेसडर राजीव कुमार भाटिया, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। दोनों का एक बार फिर स्वागत। प्रोफेसर साहब, अभी जिस तरीके से बात हो रही थी, रिश्तों को आगे बढ़ाना, अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को समेटना एक बात है, लेकिन अगर हम एक व्यापक परिदृश्य में इसको समझने की कोशिश करें, ये जो पूरा क्षेत्र है, हिंद प्रशांत क्षेत्र तक को जिसको हम लेकर जा सकते हैं, इस पूरे क्षेत्र की जो रणनीति मौजूदा चुनौतियों के बीच बदलती नजर आ रही है, और जिसके साथ अगर हम विभिन्न देशों के बीच के आंतरिक हालात को भी एक चुनौती मानकर चल सकते हैं, उसके मद्देनजर भारत और श्रीलंका के बीच की आज की ये वार्ता किन मायनों में समझी जानी चाहिए, क्योंकि भू राजनीति इस पूरे समुद्री क्षेत्र में स्पष्ट नजर आती है। जी बिल्कुल, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो रणनीतिक समीकरण है, वो तेज़ी से बदल रहे हैं। भारत का उसमें बहुत तेज़ी से एक भूमिका बढ़ी है। भारत ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर के तौर पे अपनी भूमिका को स्थापित किया है। साथ ही साथ भारत ने ये इस बात पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है कि जो हिंद महासागर के, हिंद प्रशांत के जो छोटे देश हैं, उनकी ओर कैसे उनसे संबंधों को फिर से प्रगाढ़ किया जाए, कैसे उनके साथ संबंधों को फिर से स्थापित करके उनको नए लेवल पे ले जाया जाए। तो इसको लेकर के मुझे लगता है भारत और श्रीलंका के जो बीच में अभी जो शिखर स्तरीय वार्ता हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिशानायके के बीच में जो मुलाकात और बातचीत हुई है, पिछले साल भर में जितनी मुलाकातें उनके बीच में हुई हैं, 3 तो हो ही गई, बिम्स्टेक समिट और अभी जो हो रही है, और उसके पहले जब उनकी राष्ट्रपति दिशानायके की भारत यात्रा थी, तो मुझे लग रहा है कि इस पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। हिंद प्रशांत में
दक्षिण एशियाई देशों की या बिम्स्टेक क्षेत्र के देशों की भूमिका को कैसे बढ़ाया जाए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे भी ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ तक श्रीलंका का सवाल है, एक केंद्रीय भूमिका निभाता है ये हिंद महासागर की सुरक्षा में, और व्यापक तौर पे जो हिंद प्रशांत की जो सुरक्षा है उसको भी लेकर के श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। भारत इस बात को समझता है, भारत इस बात को भी समझता है कि श्रीलंका के जो संबंध हैं चीन के साथ, और चीन के साथ जो व्यापार के जो डार्क सीक्रेट्स जिसे हम कहते हैं वो हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सुलझाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है कि एक दिली तौर पे स्पष्ट और ईमानदार तरीके से बातचीत हो, दोस्ताना संबंधों को फिर से स्थापित किया जाए कि जो दोनों देशों के बीच के जो कंसर्न्स हैं उनको सामने लाया जाए, जिससे कि रणनीतिक जो उलझाव हुआ है उसको भी सुधारा जाए। और भारत और श्रीलंका दोनों, जैसी हमारी पहले नीति रही है कि हिंद महासागर एक जोन ऑफ पीस रहे जहाँ पे कोई दूसरे एक्सटर्नल पावर्स आके कोई उथल पुथल ना मचाएं, उसको हम फिर से इंश्योर कर सकें और उसमें कोई रुकावट ना आए। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है मिस्टर भाटिया, क्योंकि आप विदेश मंत्रालय में रहते हुए इंडो पैसिफिक क्षेत्र के जो तमाम हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ में संबंधों को बेहतर करने के लिए आपने एक लंबा काम किया, आपको अनुभव है। आपको लगता है कि श्रीलंका ही नहीं बल्कि अगर विस्तारित तरीके से देखा जाए, एक लंबे बीते कई दशकों तक, बीते कुछ दशकों से पहले भी देखा जाए तो एक शांति रही है। जो समुद्री व्यापार था, जो सुरक्षा थी इस पूरे इलाके में, वो एक तरीके से स्थापित थी। कुछ वर्षों में एक तरीके से अस्थिरता को लेकर स्थिति दिखाई पड़ रही, लेकिन प्रधानमंत्री जब अपनी बात रखते तो कहते साहब विस्तारवाद नहीं, विकासवाद के मूल मंत्र से आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको लगता है कि ये एक मूल मंत्र है जो भारत की इस सोच को, विजन को आगे रखता है, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों में भारत और श्रीलंका, या कहा जाए इंडो पैसिफिक रीजन के लिहाज से तमाम देशों के बीच में जो सहयोग है उसको बढ़ाने का आधार तैयार करता है? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि अब हम समुद्री दृष्टिकोण से इस बात को समझने का पूरा प्रयत्न कर सकते हैं। और इस बारे में मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि भारत सरकार की विचारधारा में पिछले 10 वर्षों में बहुत ज़्यादा आगे विकास हो गया है, परिवर्तन हुआ है। और वो परिवर्तन ये है कि जब 2015 में प्रधानमंत्री मॉरिशस गए थे तब उन्होंने सागर विजन के बारे में बात की थी। अब 10 साल के बाद जब वो दोबारा वहाँ पर गए तो उन्होंने इस बार महासागर की बात करी, जिसके बारे में अब भारत में धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में ज्ञान लोगों को मिल रहा है। बार बार ये पूछा जाता है कि क्या परिवर्तन आया है भारत की विचारधारा में, और ये विशेष रूप से मोदी जी ने स्वयं इस बात को वहाँ पर कहा था मॉरिशस में। और मैं इसलिए उसको उठा रहा हूँ चूँकि ये बात अच्छी तरह से श्रीलंका पर भी लागू होती है। महासागर का बहुत सीधे शब्दों में अर्थ ये है कि भारत जो भी इसके पार्टनर देश हैं उनके साथ एक होलिस्टिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। और ये कोई ऐसा मात्र एक स्लोगन नहीं है, यानी कि कोई नारा नहीं है या मात्र मंत्र नहीं है। ये एक ऐसी विचारधारा है कि जिस देश से भी हमारे संबंध हों उससे होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। और इसीलिए जैसा पहले कहा गया है कि द्विपक्षीय संबंधों के ऊपर जोर दिया जा रहा है। अब इस बारे में एक बात मैं सामने लाऊंगा कि जो इंडियन ओशन की आप बात कह रहे हैं, इंडियन ओशन की जो सबसे बड़ी संस्था है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और IORA जी, श्रीलंका उसका चेयरमैन है। तो इसलिए जब भारत राष्ट्रपति अनुरा से बात कर रहा है तो ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि वो इसके चेयरमैन हैं, उनको पूरे क्षेत्र के बारे में जिम्मेदारी का एहसास है। और चूँकि हिंद महासागर एक ऐसा सागर है जो एक देश के नाम पर है, हमारे देश के नाम पर है, इसलिए निस्संदेह भारत की वहाँ पर एक विशेष भूमिका है। और इसीलिए जब मैं आपके पास आया तो मैंने सुना, राहुल जी बिल्कुल ठीक बता रहे थे कि संदर्भ में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ये तीसरी चीज़ है समुद्री दृष्टि से जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि उसमें जो अभी विकास हो रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई वर्षों तक साथ में काम करने के बाद कभी उसमें बाधाएं भी आईं, मगर अब स्पष्ट हो गया है कि उस संस्था का भी चार्टर बन गया है, यानी संविधान बन गया है। और उससे
उसके आधार पे और सेक्रेटेरिएट कोलंबो में बन रहा है, उसके आधार पर हमें पूरी उम्मीद है कि ये संस्था भी और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। निस्संदेह आपने और राहुल जी ने भी कहा कि हम लोग आज भारत के बारे में बात कर रहे हैं, हमें कोई आवश्यक हमारे लिए नहीं है कि हम किसी दूसरे देश को यहाँ पर पब्लिसिटी दें, मगर हमें मालूम है कि एक या दो देश ऐसे हैं जो अपने आप को हमारे साथ अपनी प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हैं। तो भारत का मुख्य रूप से ध्येय यही है कि सभी देशों को साथ लेकर चलें और यहाँ की सुरक्षा का और विकास का काम उसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें निस्संदेह हम ये भी कह सकते हैं कि आपने देख लिया, हालांकि ये बिम्स्टेक की बात करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, मगर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वहाँ पर भी जो बहुत सारे टेंशन्स या डिफरेंसेस थे कुछ देशों के साथ, उनको भी नज़रअंदाज करते हुए भारत ने सभी देशों के नेताओं से अलग अलग बैठकर विचार विमर्श किया। और ये इस बात का द्योतक है कि वो आलोचक जो कहते हैं कि भारत साउथ एशिया या बिम्स्टेक के बारे में इतना महत्व नहीं देता है, ये बिल्कुल गलत कहते हैं। आज इस बात से स्पष्ट है कि पूरा तकरीबन 4-5 दिन भारत के प्रधानमंत्री पड़ोसी देशों के नेताओं के साथ बैठकर, चाहे वो थाईलैंड में हो या श्रीलंका में हो या उससे पहले मॉरिशस में हो, इस बात का द्योतक है कि भारत की विदेश नीति, भारत की कूटनीति, भारत की समिट डिप्लोमेसी इस समय उस सक्रिय स्टेज पर है जो बहुत वर्षों से देखने को नहीं मिलती थी। जी अमृता भाटिया, भारत जो कहता है वो करके दिखाता है। बिम्स्टेक को लेकर लोग कुछ भी कहें, लेकिन ये बात भी सर्वविदित है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सत्ता संभाली, उसके बाद से ही लगातार ऐसे प्रयास जमीन पर किए जाते रहे हैं ताकि बिम्स्टेक के देश एकजुट होकर आपस में सहयोग को आगे बढ़ाएं। भारत की तरफ से व्यवहारिक तरीके से कदम भी उठाए जाते रहे हैं ताकि ये सहयोग जमीन पर भी होता नजर आए। मात्र संविधान अपनाने से ही नहीं, उसको आगे बढ़ाने से होगा। और यही जो भारत की ओर से भी वक्तव्य दिया गया बिम्स्टेक में, उसमें भी जो व्यवहारिक सुझाव और प्रस्तावों की एक लंबी फहरिस्त है, 21 सूत्री प्रस्ताव भारत की ओर से रखे गए हैं, वो भी इसी बात का द्योतक है कि कैसे भारत चाहता है कि जमीन पर भी परिणाम दिखे, देश आगे बढ़कर आए और सहयोग करें। एमएसए भाटिया, यहाँ पर यह भी समझना चाहेंगे क्योंकि अब हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सामुद्रिक नीति, कूटनीति, रणनीति इस क्षेत्र की बहुत महत्व रखती है। भारत को लेकर यह माना जाता है कि हम अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, हिंद महासागर उसमें जुड़ा हुआ है, ये तमाम क्षेत्र में भारत की मजबूत उपस्थिति है। लेकिन भारत ने कभी अपनी इस उपस्थिति का नाजायज फायदा नहीं उठाया, बल्कि जब जिसको जरूरत हुई तब आगे बढ़कर भारत ने मदद की है। ऐसे में चाहे हम मादक पदार्थों की तस्करी की बात करें, मानव तस्करी की बात करें, पायरेसी की बात करें, या जब जिसको भी जरूरत हुई मानवीय सहायता की बात करें, भारत ने हमेशा मदद की है। समुद्रिक क्षेत्र की बात हो रही है। ऐसे में भारत के इस रवैये के मद्देनजर श्रीलंका तुम्हारा बहुत ही करीबी पड़ोसी देश है, वहां तो हम आगे बढ़कर मदद करते रहे हैं। ऐसे में इस सामुद्रिक कूटनीति में श्रीलंका भारत की सोच में कहां कितनी गहराई से फिट होता नजर आता है? अब देखिए, विदेश नीति कोई मात्र परोपकार करने के लिए नहीं बनाई जाती है जी। वो तभी चलती है, तभी सफल होती है जब दोनों हाथों से न केवल ताली बजाया जाए बल्कि हाथों को जोड़कर दोनों देशों के दिलों को जोड़ा जाए। तो इसीलिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जहाँ भारत अपनी भूमिका निभा रहा है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में निभा रहा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कर रहा है, तो वहाँ जो दूसरे देश हैं उनके भी कुछ उत्तरदायित्व हैं। और विशेष रूप से यहाँ पर श्रीलंका की बात हो रही है तो हम श्रीलंका की ही बात कर सकते हैं। और इस बारे में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज जो नेतृत्व है श्रीलंका का, उन्होंने बहुत पूरी तरह से समझ लिया है कि भारत की जो मुख्य आशा है वो क्या है। और उस बात को जब उनके राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे दिसंबर में 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, तो उन्होंने साफ ये कहा था कि हमारी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़े जी। और ये एक ऐसा आश्वासन था जिससे मैं समझता हूँ दोनों देशों के नेता एक दूसरे से और ज़्यादा बहुत अच्छी तरह से जुड़ गए हैं। अब इस बारे में विशेष रूप से सबको मालूम है, कोई ऐसी रहस्य की बात नहीं है कि बीच बीच में
जो उत्तर में हमारा देश है उसके कभी कभी जहाज़ कोलंबो में और दूसरे पोर्ट्स में आकर ऐसे काम शायद करते हों जिनसे कि हमें बहुत ज़्यादा सुख नहीं मिलता था। तो उन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा नज़र रखना ज़रूरी है और ये जो MOU साइन होगा उससे स्पष्ट हो जाएगा और ज़्यादा कि किस तरह से श्रीलंका भारत के साथ सहयोग कर रहा है। ये ध्यान में रखना है कि भारत की यात्रा के बाद राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके चीन भी गए थे। कहीं भी जाएं ये उनका अपना मामला है, हर देश सॉवरन देश है और उसके बारे में कुछ भी हम नहीं कह सकते हैं। मगर बराबर जैसा कि श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कल फिर कहा कि हमें तो मालूम है कि इस क्षेत्र में कम से कम 4 ऐसे देश हैं जो कि बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। वो हैं अमेरिका, चीन, रूस और भारत। और इसलिए श्रीलंका का कहना यह है कि हमारी विदेश नीति यही है कि हम सब देशों के साथ मित्रता के सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें। इस पर हमें कोई आपत्ति होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सिर्फ जो बात राष्ट्रपति ने तब कही थी और मुझे पूरा विश्वास है कि फिर से इस बार भी या जॉइंट डिक्लेरेशन में या अपने वक्तव्य में ये बात फिर से शायद दोहराई जाएगी कि भारत को अपनी सुरक्षा के प्रति जहाँ तक श्रीलंका का सवाल है उसको भारत को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम सुनेंगे और प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ हम लोग इसको देखते भी रहेंगे। और जैसे जैसे हमारे अपने क्षेत्र में जो भी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की थ्रेट से नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की थ्रेट से अगर वो ठीक से मैनेज हो रही हैं, वो बायलैटरली भी होगा, वो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के ज़रिए भी होगा, वो IORA के ज़रिए भी होगा। वहाँ पर भी मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक मुख्य स्तंभ है जो काम करता है। तो हम कह सकते हैं निष्पक्ष रूप से एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए कि दोनों सरकारों के बढ़ते हुए संबंध दोनों देशों के हितों के लिए बहुत सकारात्मक नज़र आते हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी उसकी एक तरीके से बानगी दिखाती हैं। राहुल जी, आपको लगता है कि जब बातचीत इस वक्त हो रही है, क्या वो बड़ी चुनौतियां हैं जिस पे बात करना ज़रूरी है, जिसको नज़रअंदाज अब नहीं किया जा सकता है, और उन चुनौतियों से कैसे आगे बढ़ेंगे ताकि विश्वास बहाली का वो एक वातावरण बने जिसमें शांति और सद्भाव के साथ विकास की एक नई परिपाटी की एक नई परिभाषा लिखी जा सके। चुनौतियां, उन पे बातचीत और कैसे आगे का एक रास्ता दिखाई पड़े, उसको लेकर क्या गंभीर बात हो रही होगी इस समय? जी, मुझे लगता है आपने और ममता जी दोनों ने इस बात को कहा कि श्रीलंका का जो नेतृत्व है वो एक नई जनरेशन है। ये एक नई जनरेशन का नेतृत्व है जहां मुझे लगता है नेताओं में एक ईमानदारी झलक रही है कि प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, विदेश नीति हो या पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारना हो, उसमें बजाय बहुत लाग लपेट करने के सीधी बात कहिए और अपनी जो एक ट्रांजैक्शनल तो नहीं कहेंगे लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड एक पॉलिसी लेकर के सामने आइए। तो मुझे लगता है श्रीलंका का जो पिछले एक साल करीब 1 साल में जो विदेश नीति है उससे ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा प्रोफेशनल हो रहे हैं भारत को लेकर के भी। और जैसा कि एम्बेसडर भाटिया ने कहा, मेरे करियर के शुरुआती दिनों में बहुत कुछ सीखा मैंने एम्बेसडर भाटिया से। बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने ये बात कही कि जो हमारा पड़ोसी है उत्तर में, उसको लेकर के एक ईमानदार सोच और एक ईमानदार बातचीत होनी चाहिए, एक हार्ट टू हार्ट टॉक होनी चाहिए कि हम कैसे हैंडल करें इन समस्याओं को, भारत के क्या कंसर्न है, वो कौन से मुद्दे हैं जिसमें भारत को एक प्रिक किया जा रहा है या भारत को एक असहजता महसूस हो रही है, श्रीलंका को उस संदर्भ में क्या करना चाहिए, श्रीलंका के क्या कंसर्न्स हैं, श्रीलंका की क्या समस्याएं हैं, निवेश को लेकर के या व्यापार को लेकर के या हम्बनटोटा या कोलंबो पोर्ट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए उसको लेकर के। तो मुझे लगता है ये एक कोर कंपोनेंट होगा, केंद्रीय इसका पहलू होगा। भारत ने ये बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है सिग्नल्स दे दिए हैं कि जो विकास से संबंधित, जो डेवलपमेंट एड से संबंधित ग्रांट्स को लेकर के, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण को लेकर के जो चीज़ें हो रही हैं वो खास तौर पे हमारे पड़ोसी को मद्देनज़र रखते हुए की जा रही हैं। रक्षा से संबंधित दूसरी तरफ जो रक्षा से संबंधित चीज़ें जो श्रीलंका जिसके लिए तैयार हो रहा है वो भारत के कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक व्यापक तौर पे एक सहमति ऑलरेडी बन चुकी है कि अब इन संबंधों को न सिर्फ वापस अच्छी तरह से ट्रैक पे लाना है
बल्कि इनको एक केंद्रीय स्थान देना है। भारत और श्रीलंका की दोस्ती और भारत की श्रीलंका की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण पोजीशन न सिर्फ हिंद प्रशांत के क्षेत्र के लिए या हिंद महासागर के लिए बल्कि दक्षिण एशिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीलंका को वापस अपनी अर्थव्यवस्था को रास्ते पे लाना है, एक समृद्ध देश बनना है, तो उसके लिए भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, पोर्ट डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। और भारत को अगर अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करना है, इम्पेनेट्रेबल करना है, तो उसके लिए श्रीलंका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, दे रहा है। और इतिहास में पहले हमने देखा है कि जब जब हमें श्रीलंका की तरफ से कोई भी कहीं भी हल्की सी भी चूक हुई है तो भारत ने उस खतरे को महसूस किया है। तो मुझे लगता है दोनों देशों के बीच में जो बातें हो रही होंगी वो आपसी कंसर्न्स को, आपसी चुनौतियों को कैसे सुलझाया जाए, आपसी जो एक दूसरे के मन में जो शंकाएं हैं उनको कैसे, उनका निवारण कैसे किया जाए और क्षेत्रीय तौर पे आगे कैसे बढ़ा जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री की भी अप्रोच बहुत ही क्लियर रही है पिछले 10 सालों में, हमने देखा 10 से ज़्यादा सालों में कि एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। और इसीलिए जो पिछली बार राष्ट्रपति दिशानायके की विजिट के दौरान, उनकी भारत यात्रा के दौरान जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं उनकी स्टॉक टेकिंग भी होगी। ये एक नया पहलू है। हम पहले वादे तो बहुत कर देते थे, करके भूल जाते थे वादों को न निभाना ही वादों की परिभाषा थी। आज वो बदल रहा है। आज हम स्टॉक टेकिंग की बात सिर्फ एम्बेसडर भाटिया इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि ये सीनियर ऑफिशियल्स के लेवल पे या मिनिस्ट्रियल लेवल पे नहीं खत्म हो रही। आज समिट लेवल पे बात हो रही कि भाई जो वादे किए थे उनको निभाया कि नहीं निभाया और कितना निभाया। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज है जिसपे भारत और श्रीलंका, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिशानायके दोनों एक पेज पे हैं, एक साथ हैं इस पे खड़े हुए, और इसी से मुझे लगता है कि आगे का रास्ता भी निकलेगा। बिल्कुल एम्बेसडर भाटिया, आप इस बात से भी सहमत होंगे कि अब भारत जो भी बातें होती हैं या जो वादे किए जाते हैं उन्हें पूरा करने की ओर भी बढ़ता नजर आता है। पहले एक दौर था जब ये कहा जाता था कि जो वादे किए जाते हैं देशों में जाकर उनमें रफ्तार पकड़ी जानी चाहिए कि काम जमीन पर होता नजर आए, लेकिन अब वो होता दिख भी रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि अन्य देशों में जाकर जो वायदे किए जाए उन्हें पूरा भी किया जाए। और श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो एम्बेसडर भाटिया, आज खास तौर पर ये दौरा इन मायनों में या इस संदर्भ में भी देखा जाना बहुत जरूरी है कि आज श्रीलंका भी अपने आर्थिक संबंधों में और बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। यानी वो जो उसका मुश्किल का दौर था, आर्थिक संकट का दौर था 2022 का, उसके बाद अब वो उससे निकलकर अब आगे बढ़ना चाहता है। ये बात दीगर है कि भारत जरूर विकास योजनाओं में लगातार काम कर रहा है, लेकिन इस दौर पे मतलब श्रीलंका के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा भी किन मायनों में महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब वो उस संकट से उतरकर अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की विदेश नीति की सफलता के पीछे जो कई प्रमुख कारण हैं उनमें से एक मुख्य कारण ये है कि भारत में परिवर्तन आए हैं। आज भारत के पास एक